अब यार यूरोप में तो नेशनलिज्म वाली फीलिंग जगा दी हम लोगों ने, पर हमारे देश में कैसे जागती है? आओ अपने देश में भी नेशनलिज्म वाली फीलिंग कैसे जागती है ये देखते हैं इस वीडियो में। और ये जो आजादी वाली चिड़िया है ना, ये हमारे देश तक कैसे पहुंचती है, कितने मूवमेंट्स करने पड़ते हैं और हम आजाद होते हैं, ये सब हम लोग कहानी की तरीके से देखेंगे, मूवी टाइप एनिमेशन के साथ में। और साथ साथ में जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम है ना, उसमें प्रीवियस क्वेश्चन कैसे कैसे आ रखे हैं, तुम्हारे एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सब हम लोग इसी एक वीडियो में कहानी की तरह अच्छे से समझ रहे होंगे। तो यार बस चाय पानी और 2 मिनट की मैगी बनाकर बैठ जाओ और इस वीडियो को देखते रहो। तो क्या हाल है पढ़ ले गैंग, दिस इज योर एजुकेटर नरेंद्र पाठक, और आज के इस वीडियो में हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया पूरा अच्छे से कंप्लीट कर देंगे। हमने अपना लास्ट चैप्टर कहां छोड़ा था? वर्ल्ड वॉर पर ना, तो इस चैप्टर की शुरुआत वर्ल्ड वॉर से ही करेंगे। अब वर्ल्ड वॉर में इंडिया था क्या? देखो यार, इंडिया डायरेक्टली नहीं था, बट क्योंकि हम लोग ब्रिटेन की कॉलोनी थे और ब्रिटेन था वर्ल्ड वॉर में, इसी वजह से इनडायरेक्टली हम लोग भी वर्ल्ड वॉर का हिस्सा थे, क्योंकि ब्रिटेन अपनी सारी जो जरूरतें हैं, वॉर एक्सपेंडिचर है, वो इंडिया से पूरी कर रहा था। अब उससे इंडिया पर इंपैक्ट भी काफी पड़ रहा था। तो क्या इंपैक्ट पड़ा, इंडिया के लोगों की लाइफ कैसी हुई, ये डायरेक्टली तुम्हारे एग्जाम में भी आ जाता है। तो आओ इसको याद करने का प्यारा सा निमोनिक देखते हैं। अब वर्ल्ड वॉर में इतनी ज्यादा डिमांड ब्रिटेन ने बढ़ा दी ना इंडिया से, कि उसको पूरा करते करते अपना इंडिया ही फेल हो गया। तो इंडिया फेल ही अपना निमोनिक है। इससे हम लोग सारे पॉइंट, जो 6 के 6 पॉइंट है तुम्हारे इंपैक्ट वाले, कि इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ा, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और समझते भी रहेंगे हम लोग। पहला पॉइंट आई से है इंक्रीज्ड टैक्सेस। तो जो हमारा पैसा है ना, जो ब्रिटेन वॉर में लगा रहा था, उसके लिए वो लोन ले रहा था। उस लोन को पूरा करने के लिए जो पैसे चाहिए, वो कहां से लेता था? वो हमारे देश से लेता था। तो देश में जितने भी सामान थे, उस पे उसने टैक्स बढ़ाकर लेना शुरू कर दिया। पहला पॉइंट। अब इससे हमारे देश में क्या होगा? लोग बेचारे और गरीबी में दबेंगे, पहले ही गरीब है और गरीब होते जाएंगे। दूसरा पॉइंट, एंड इस वजह से, वर्ल्ड वॉर की वजह से, न्यू इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन डेवलप हुई इंडिया में। हमारी पूरी इकोनॉमी हिल गई भाई। अभी देखना आगे के पॉइंट्स में कि कौन कौन से चेंजेस करते हैं ये लोग, और इसके साथ साथ में ये भी देखोगे कि सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो वॉर से क्या हुआ? न्यू इकोनॉमिक और सोशल चेंजेस हम लोगों को देखने को मिलते हैं। डिफेंस एक्सपेंडिचर, जैसा मैंने तुम्हें बताया कि जो हमारा ब्रिटेन है ना, वो तो धूमधाम से वॉर लड़ रहा है, वर्ल्ड वॉर लड़ रहा है, बट उसमें जो सामान लग रहा है, उसमें जो पैसे लग रहे हैं, उसमें जो लोग लग रहे हैं, वो कहां से वो ले रहा था? वो हमारे इंडिया से ले रहा था, अपनी कॉलोनीज से ले रहा था। तो डिफेंस एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए जो जो चीजों की नीड पड़ रही थी, वो इंडिया से एक्सप्लॉइट करके ली जा रही थी। फिर से आ गया। पिछली बार किसके लिए आया था? टैक्स के लिए, इंक्रीज टैक्स। इस बार भी हमारे पास टैक्स के लिए आया। तो अंग्रेजों ने ना हमारे सामान पर तो टैक्स लगाना स्टार्ट किया, साथ साथ में हमारी प्रॉपर्टीज पर भी टैक्स लगा दिया। इंडिया में इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इनकम टैक्स इससे पहले नहीं था। वर्ल्ड वॉर के टाइम पर इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस करवाया गया इंडिया में। तो आई से हो गया हमारा इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। अब यार जब बुरा हो रहा होता है ना, तो भगवान भी बुरा कर ही देते हैं। उस टाइम पर हो गई फूड शॉर्टेज, तो हमारा एक्यूट फूड शॉर्टेज नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। क्यों हुई? क्योंकि क्रॉप फेलियर हो गया, अकाल वगैरह पड़ते रह रहे थे, क्रॉप फेलियर हो गया। इससे क्या हुआ? खाने की कमी हो गई। खाने की कमी हो गई तो खाने का दाम बढ़ेगा। खाने का दाम ऑलरेडी बढ़ रहा था, इन्होंने और टैक्स लगा दिया। तो भाई बेचारा गरीब लोग जाएंगे कहां पे? उनके लिए तो और दिक्कत पे दिक्कत। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इसके बाद आप देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट, एफ। फेल्ड से एफ, फोर्स रिक्रूटमेंट। अंग्रेज लड़ रहे हैं, विदेश में वॉर लड़ रहे हैं, पर वहां का पैसा कहां से आएगा? इंडिया से, उसकी कॉलोनीज से आएगा। वहां पे मरने के लिए लोग कहां से आएंगे? इंडिया से, उसकी कॉलोनीज से जाएंगे। अंग्रेजों ने हमारे देश के जो विलेजर्स है ना, वहां पर जाकर उन्हें भी ऐसा टीका लगा के जाओ लड़ो। कोई भी अगर इंडियन दिख गया, उसको
फोर्सफुली भर्ती कर लेते थे आर्मी में और भेज देते थे मरने के लिए। लैक्स ऑफ इंडियन विलेजर, इनोसेंट इंडियन विलेजर्स मारे गए इस लड़ाई में क्योंकि फोर्स रिक्रूटमेंट किया गया। तो भाई एक तो हमारे देश में ऑलरेडी गरीबी है और दिक्कत है, ऊपर से यहाँ के बच्चों को भी तुम ले जाकर वॉर में मरने के लिए छोड़ दे रहे हो। तो ये सारे चेंजेस आए थे इंडिया में। एग्जाम में क्वेश्चन आए तो ये सारे पॉइंट, इंडिया फेल्ड लिख देना, पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब इंडिया तो हमारा फेल कर रहा था, इससे इतना भी तुम्हें दिमाग में लग गया होगा कि भाई बहुत बुरा हो रहा है हमारे लोगों के साथ में। अब दिक्कत पे दिक्कत, बुराई पे बुराई बढ़ती जा रही है। तो अब क्या चाहिए हमें चाहिए हमारे मूवी का एक हीरो। जब दिक्कत बढ़ती है तो हमें एक हीरो की जरूरत पड़ती है। अब वो हीरो कौन बनेगा? तो यार अब जब हमारे देश के लोग इतने कमजोर पड़ चुके हैं, इतने गुलाम बन चुके हैं, तो कौन आएगा? गुलाम नहीं, मालिक। केजीएफ का डायलॉग याद है? तो हमारे पास आते हैं सीधे साउथ अफ्रीका से उड़ के गांधी जी। जनवरी 1915 में गांधी जी की एंट्री होती है, एकदम रॉयल एंट्री होती है हमारे देश में। अब गांधी जी के बारे में ना हमारे देश को अच्छे से पता था। क्यों? क्योंकि गांधी जी साउथ अफ्रीका में यार धूम मचाकर आ रहे थे। गांधी जी ने वहां पर अपार्थेड सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और हमारे इंडिया के लोगों को वहां पर हक दिलाया था। अपार्थेड सिस्टम क्या है? तो ये जो रंग के बेसिस पर, काले और गोरे के बेसिस पर ये जो अंग्रेज भेदभाव कर रहे थे ना, उसे ही अपार्थेड सिस्टम कहा जाता है। इसके खिलाफ गांधी जी ने आवाज उठाई थी और वहां पर वो जीत कर आ रहे थे। इंडिया है तो देखिए, इंडिया की तो काफी हालत खराब है यार। इंडिया में तो वहां से भी बुरा हाल है। तो यहां पर गांधी जी ने अपना जो ब्रह्मास्त्र था ना, जिससे उन्होंने वहां पर अंग्रेजों को हराया था, वो निकाला। वो था सत्याग्रह का। सत्याग्रह क्या है? सत्य का आग्रह करना, सत्य को प्यार से, आसान भाषा में, नॉन वायलेंस के साथ में बोलना, समझाना, सामने रखना, इसे ही हम लोग सत्याग्रह कहते हैं। अब ये तुम तो समझ जाओगे, तुम्हारा एग्जामिनर ये नहीं एक्सपेक्ट करेगा कि तुम ये लिख के आओ, तो उसे तो प्रॉपर पॉइंट वाइज लिखना पड़ेगा ना। तो आओ पॉइंट वाइज में देखते हैं। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, पहला पॉइंट क्या है? द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज अपॉन द पावर ऑफ ट्रुथ एंड नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ। मतलब ये जो पूरा सत्याग्रह का जो आइडिया है वो सच्चाई पर बेस्ड है। इसमें हम लोग एम्फेसाइज करते हैं पावर ऑफ ट्रुथ पर। गांधी जी बिलीव इफ द कॉज इज ट्रू एंड द स्ट्रगल इज अगेंस्ट इनजस्टिस, द फिजिकल वायलेंस इज नॉट नेसेसरी टू फाइट विद द ऑप्रेसर। मतलब अगर तुम्हारे पास सच्चाई है, तुम्हारे पास सत्य है और सामने वाला गलत कर रहा है, तो तुम्हें उससे लड़ने के लिए फिजिकल वायलेंस की जरूरत नहीं है। अ सत्याग्रही कैन विन विदाउट द यूज ऑफ वायलेंस। सत्याग्रही अपने सच्चाई के दम पर, अपने सच्चाई के पावर के साथ में, बिना वायलेंस किए भी ऑप्रेसर से जीत सकता है। अब यहां पर हम लोग ऑप्रेसर वर्ड यूज कर रहे हैं। ऑप्रेसर वर्ड क्या होता है? तो जो दबाया जा रहा है, जो बेचारा मार खा रहा है, वो ऑप्रेस्ड हो गया, और जो दबा रहा है, जो ऑप्रेस कर रहा है, वो ऑप्रेसर हो गया। अब इतना तो समझ में आ गया कि सत्याग्रह ये है, इसमें पावर ऑफ ट्रुथ पे एम्फेसाइज होता है। बट ये करता क्या है? तो सत्याग्रह में हम लोग क्या करते हैं? वी अपील टू द कॉन्साइंस ऑफ द ऑप्रेसर। हम लोग जो ऑप्रेसर है ना, उसकी अंतर आत्मा तक जाकर उसको सत्य दिखाते हैं। गांधी जी मानते थे कि किसी को हम लोग ऐसे मार पीट के सत्य उस पर थोप नहीं सकते, ट्रुथ थोप नहीं सकते। अगर तुम सही हो तो वो एक टाइम के बाद में जो तुम्हारा ऑप्रेसर है उसको दिख जाएगा कि हाँ ये बंदा सही है, इसके साथ सच्चाई है, और उसको बुरा लगने लग जाएगा। गांधी जी, अभी तुम लोग सुनते नहीं हो कि सच्चाई से क्या ही होता है। गांधी जी कहते थे कि सत्याग्रह एक कोई पैसिव रिजेंटमेंट नहीं है, ये पैसिवली हम लोग उसको अपोज नहीं कर रहे हैं, बल्कि जब से तुमने अपनी बात को सच्चाई के साथ में रखना शुरू कर दिया, ऑप्रेसर के अंदर खलबली होने लग जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि सत्य मांगते फिरोगे तो बहुत समय लगेगा। गांधी जी ने इसको अपोज किया, कहा कि सत्याग्रह पैसिव रिजेंटमेंट नहीं है, यहां पर हम लोग एक्टिवली जो हमारे ऑप्रेसर है उसके कॉन्साइंस में जाकर चोट कर रहे होते हैं, उसको सत्य दिखाना चाह रहे होते हैं। अब गांधी जी के पास ये सत्याग्रह वाला यंत्र था, इन्होंने आते ही छोड़ दिया। तो अपने गांधी जी ने सत्याग्रह के यंत्र को यूज किया 3 बार आते ही। कहां पर? 1917 में चंपारण में। चंपारण कहां है? यहां पर है। यहां पर उन्होंने सत्याग्रह किया किस चीज के लिए? इंडिगो प्लांटर्स को न्याय दिलाने के लिए। इंडिगो प्लांटर्स से हाई रेवेन्यू मांगा जा रहा था, बट उस टाइम पर एपिडेमिक, फेमाइन हम लोगों ने देखा ना, फैला हुआ था, तो उससे क्रॉप अच्छी होगी नहीं, बट
फिर भी उनसे रेवेन्यू मांगा जा रहा है। तो इससे क्या हुआ, वो बेचारे फंस गए, उनके साथ तो मोह हो गया, आप करें क्या, पैसा आया नहीं और पैसा मांगा जा रहा है। इसी वजह से गांधी जी गए वहां पर, उन्होंने सत्याग्रह किया। जैसे ही उन्होंने वहां पर उन लोगों को छुट्टी दिलाई, न्याय दिलाया, वैसे ही खेड़ा वाले पहुंच गए। उन्होंने कहा कि हमारे साथ भी दिक्कत हो रहा है, हमारा क्रॉप फेलियर हो गया और हमसे हाई रेवेन्यू मांगा जा रहा है। तो फिर गांधी जी ने अपनी गाड़ी उठाई और गुजरात ठक ठक करके हुए चले गए और वहां पर उन्होंने खेड़ा के जो भी फार्मर्स थे उन्हें न्याय दिलाया। खेड़ा में क्या सीन हो गया था कि प्लेग एपिडेमिक फैल गया था उस टाइम पर गुजरात में, तो वहां पर उनका क्रॉप फेलियर हो गया और अनाज उगा नहीं। फिर से वही बात, रेवेन्यू कैसे दें जब कुछ मिला नहीं, तो उनके लिए दिक्कत हो गई थी। तो गांधी जी वहां गए, उन्होंने सत्याग्रह लॉन्च किया और 1917 में खेड़ा सत्याग्रह करके वहां के फार्मर्स को न्याय दिलाया। अब गुजरात गए ही थे, न्याय दिला ही रहे थे, तो वहीं पे पास में अहमदाबाद है, वहां के कॉटन मिल वर्कर्स आ गए। उन्होंने कहा कि साहब अनाज हुआ नहीं है, तो इसी वजह से प्राइसेस हाई हो चुके हैं खाने के, लेकिन हमारी सैलरी बढ़ी नहीं, तो हम लोग लिविंग अफोर्ड कैसे करें, हमसे बहुत जोर से काम करवाया जाता है, तनख्वाह दी नहीं जाती है। तो कॉटन मिल वर्कर्स के लिए भी गांधी जी ने कहा कि रुको रुको, तुम्हें भी न्याय दिलवा कर जाऊंगा। 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद में कॉटन मिल वर्कर के लिए भी सत्याग्रह किया। क्या क्या हम लोगों ने देखा अब तक, 2 सत्याग्रह किए गांधी जी ने, किसके लिए, फार्मर्स के लिए, पीजेंट्स के लिए, और फिर एक सत्याग्रह किया कॉटन मिल वर्कर के लिए। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे घुमा के आ जाता है कि बताओ कौन सा सत्याग्रह है जो फार्मर्स के लिए, पीजेंट्स के लिए नहीं किया गया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा कॉटन मिल वर्कर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मैप में आता है, तुम्हें मार्क करना रहेगा, तो उनके एक एक रीजन और कहां कहां पर है ये जगह, वो तुम्हें याद होनी चाहिए। अब यार ये सत्याग्रह ना, अभी तुम लोग पढ़ते वक्त तो तुम्हें लग रहा है कि हाँ कौन सी बड़ी बात हो गई, गांधी जी ने न्याय दिला दिया 3 जगह पे, छोटी छोटी जगह ही तो थी। पर यार जरा इमेजिन करो, एक ऐसा समय जब भारत में लोगों को मारा जा रहा है, लोगों की जान की कोई वैल्यू नहीं है, उस टाइम पर अगर किसी ने अंग्रेज को अपने पैर पिछाड़ने पर मजबूर कर दिया, गवर्नमेंट को अपने डिसीजंस वापस लेने पे मजबूर कर दिया, भले ही छोटी जगह पर, तो क्या ये बड़ी बात नहीं है यार। ये एक शुरुआत थी अंग्रेजों के पीछे जाने की, और गांधी जी ये समझ चुके थे कि सत्याग्रह से वो आजादी दिला सकते हैं। 3 सत्याग्रह करने के बाद उन्हें इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब वो चाह रहे थे कि एक नेशनल लेवल का सत्याग्रह लॉन्च किया जाए। अंग्रेजों को भी ये लगने लग गया, भाई आप अंग्रेजों के चश्मे से देखो कि भाई एक पतला दुबला सा आदमी आ गया और उसने हम लोगों को 2-3 सालों में इतनी बार पीछे ढकेल दिया, हमारे 3 जगह पे हमसे कहा कि लॉ बदल लो, हमें बदलना पड़ा, तो अंग्रेजों के लिए नई बात थी। तो इसी वजह से वो लोग जल्दीबाजी में, गांधी जी एक नेशनल लेवल का कोई सत्याग्रह लॉन्च करे उससे पहले उन्होंने कहा कि हम लोगों को एक लॉ लाना पड़ेगा जिससे कि ये जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है वो रोकी जा सके, गांधी जी के कदमों पे लगाम लगानी पड़ेगी। तो एक एक्ट पास किया जाता है जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। अब ये ना काला कानून था, क्या था, तो रॉलेट एक्ट पे एग्जाम में भी लिखने के लिए आ जाता है, तो 3 पॉइंट में हम लोग इसको कंप्लीट कर रहे होंगे। पहला पॉइंट, रॉलेट एक्ट was hurriedly passed through Imperial Legislative Council despite the oppose of Indian members। रॉलेट एक्ट को जल्दीबाजी में लाया गया था 1919 में। जल्दीबाजी में क्यों लाया गया? 1918 में गांधी जी अहमदाबाद में जब सत्याग्रह कर रहे थे, अंग्रेजों ने देखा, कहा कि अरे जल्दी से कोई नया लॉ लाओ, इनको रोको। तो 1919 में जल्दीबाजी में उन्होंने ले आया एक कानून, और इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जहां पर ये पास हो रहा था कानून, वहां के जो इंडियन मेंबर्स थे उन्होंने कहा नहीं भाई ये तो काला कानून है, इसे रोको। फिर भी उनकी बात नहीं मानी गई। पहला पॉइंट, डिस्पाइट द अपोजिशन ऑफ इंडियन मेंबर, उसे पास करवाया गया, हरिडली पास करवाया गया। ये हैं 2 कीवर्ड, अपने दिमाग में बैठा लो। फर्स्ट पॉइंट डन। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का। दूसरा पॉइंट, इट गेव गवर्नमेंट एनॉर्मस पावर, बहुत सारी पावर टू रिप्रेस एनी पॉलिटिकल एक्टिविटी। रिप्रेस यहां पर है हमारा कीवर्ड, रिप्रेस और एनॉर्मस। बहुत सारी पावर दे दी गई, किस चीज के लिए? कि वो रिप्रेस कर दे, रोक दे किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी को। थर्ड पॉइंट, इट अलाउड गवर्नमेंट टू डिटेन एनी पॉलिटिकल प्रिजनर फॉर 2 years विदाउट एनी ट्रायल। अब अभी के टाइम पर जब तुम लोग जेल जाओगे, ना जाओ बेटर है, लेकिन जेल जाओगे तो 24 घंटे के अंदर ये रूल है कि तुम्हें कोर्ट के सामने पेश करना पड़ेगा, पुलिस को, ठीक है? वो ऐसे रख नहीं सकते तुम्हें जेल में बिना किसी रीजन के। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना रहता है।
उस टाइम पर भी ये था। लेकिन अब रॉलेट एक्ट आने के बाद में क्या हो गया कि किसी भी इंसान को, किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को वो लोग बिना किसी रीजन के उठाकर जेल में डाल सकते हैं और 2 साल तक अपने पास जेल में ही रख सकते हैं, बिना पेशी करवाए, बिना कोर्ट में ले जाए। अब इसको समझने की कोशिश करो, इससे बुरा क्या है यार। पता है 2 साल तक तुम पुलिस के पास रहोगे, 2 साल में तुम्हें पुलिस कुछ भी मनवा ले, डंडे मार देगी भाई 2 साल तक। 2 साल के बाद ना तुम्हारा कोई कनेक्शन रह जाएगा बाहर की दुनिया से, और 2 साल तक पुलिस के डंडे खा खा के पुलिस को तुम सारी बातें बता दोगे और पुलिस तुम पर जो इल्जाम लगाएगी वो कबूल भी कर लोगे। तो ये कितनी बुरी थी। गांधी जी ने इसे देखा और कहा ये तो काला कानून है। गांधी जी ने इसे काला कानून कहा और कहा कि इस कानून को, ये जो लाए हैं ना मुझे रोकने के लिए, इसको मैं सत्याग्रह से ही मुंह तोड़ जवाब दूंगा। तो उन्होंने तैयारी की 6 अप्रैल को एक हड़ताल के साथ में रॉलेट सत्याग्रह स्टार्ट करनी। अब अंग्रेज इसके लिए तैयार थे। अंग्रेजों ने कहा कि अच्छा तुम सत्याग्रह करना चाह रहे हो, तुम्हारा दिल्ली में आना ही बंद कर देंगे। गांधी जी का दिल्ली में आना, पंजाब में आना बंद कर दिया गया, बैन करवा दिया गया। और जितने भी पंजाब के लीडर्स थे, अमृतसर के जितने भी फेमस लीडर थे जो ये सत्याग्रह में पार्ट लेने वाले थे, उन्हें जेल के अंदर डाल दिया गया। ब्रिटिशर्स यही नहीं रुके, ब्रिटिशर्स चाह रहे थे कि कोई एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करें जिससे कि ये जो सत्याग्रही बने फिर रहे हैं ना सब लोग, उनके अंदर डर आ जाए। तो 10 अप्रैल को एक पीसफुल प्रोसेशन में, जहां पर लोग शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे इस कानून के खिलाफ में, 10 अप्रैल को यहां पर पुलिस वाले गए, अंग्रेजी पुलिस वाले, और गोलियां चला दी। हमारे काफी एक्टिविस्ट मारे गए। अब जैसे ही बाकी लोगों को ये पता चला कि हमारे निर्दोष लोगों को मार दिया गया सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि वो बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे थे, भाई खून खौल उठा सबका और चारों तरफ दंगे होने लगे। पुलिस स्टेशन पर जाकर लोग मारपीट करने लग गए, रेलवे स्टेशन पर, पोस्ट ऑफिस पर लोगों ने स्ट्राइक कर दी, ये सब दफ्तर वगैरह बंद करवा दिए। अब अंग्रेजी सरकार ये चाह ही रही थी। तो 10 अप्रैल की रात में, आधी रात को, अपने ऑफिस दफ्तर से एक कानून जारी किया जो कि था मार्शल लॉ। मार्शल लॉ में आर्मी के पास सारी ताकत होती है, तो इन्होंने चुपके से कानून लिया है। अब 13 अप्रैल को कहानी हमारी अब एक अच्छा इंटरवल पर आ रही है ना, अच्छा मोड़ ले रही है। 13 अप्रैल को सब लोग बैसाखी का मेला अटेंड करने आए थे। अमृतसर के आउटस्कर्ट में एक बाग है जिसका नाम है जलियांवाला बाग, वहां पर सब लोग आए थे बैसाखी का मेला अटेंड करने के लिए। बच्चे, बूढ़े, फैमिलीज सब लोग आए थे प्रॉपर। अब यार उसी के बीच में हमारे कुछ जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग थे ना, इंडियन रेवोल्यूशनरी, वो भी आए थे। क्यों आए थे? देखो पहले के टाइम पर ना ये न्यूज, इंस्टाग्राम स्टोरीज, ये सब तो होता नहीं था। अभी स्टोरी शेयर कर देते सब तक पहुंच जाता है। पहले के टाइम पर लोगों से बात करने के लिए खोजना पड़ता था कि कहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा है। जो हमारे रेवोल्यूशनरीज होते थे ना, वो चुपके से आते थे, पर्ची लेकर आते थे, सबको बांट देते थे, तो सबको भी पता चल जाता था कि भाई क्या हुआ है, क्या करना है हमें, और सबको इंफॉर्मेशन लग जाती थी कि हमारा आंदोलन किस लेवल तक पहुंच चुका है। तो कुछ प्रोटेस्टर्स भी हमारे आए थे पीसफुली, वो बस अपनी बातें रखने के लिए आए थे, डिस्कशन करने आए थे रॉलेट एक्ट पर। इसी भीड़ में जनरल डायर पीछे से आता है, गेट से एंट्री करता है और बाहर जाने वाले दरवाजे बंद कर देता है, अपनी सेना को लगाता है और फायरिंग का ऑर्डर दे देता है। बिना किसी वार्निंग के फायरिंग कर दी जाती है। हंड्रेड्स ऑफ लोग, निर्दोष लोग मारे जाते हैं, थाउजेंड्स ऑफ लोग इंजर्ड हो जाते हैं। तुम आज भी जलियांवाला बाग जाओगे तो तुम्हें वहां की दीवारों पर लोगों के खून और गोलियों के धब्बों के निशान मिलेंगे। वहां पर कुएं थे, लोग जान बचाने के लिए बेचारे कुएं में कूदे, इतने लोग कूद गए कि दबकर मर गए यार। इतना ब्रूटली बिहेव किया जनरल डायर ने। और क्यों किया? सिर्फ इस वजह से कि ये जो सत्याग्रही हैं, इनके दिलों में टेरर आए, इनको डर लगने लग जाए कि ये आजादी का जो आंदोलन कर रहे हैं वो करेंगे तो मरेंगे। इसी वजह से जनरल डायर ने इतना बड़ा कदम उठाया। ये सुनते ही कि हमारे यहाँ के लोगों को, निर्दोष लोगों को, यार जो बुढ़ा है, जो फीमेल्स हैं, जो बच्चे हैं, उनका तो कोई कसूर ही नहीं था ना, उनको भी मार दिया गया। तो जब हमारे देशवासियों को इस बारे में पता चला तो उनका खून खौल उठा। हर जगह स्ट्राइक्स होने लग गई, पुलिस जहां मिले हाथापाई हुई, लोग लड़ने लग गए। और ब्रिटिशर्स यही तो चाहते थे। जब हम लोगों ने रिटेलिएट किया, हम लोगों ने कहा हमारे निर्दोष लोगों को क्यों मारा, तो उन्होंने भी कहा हम मारेंगे। उन्होंने कानून तोड़ा था। यार मार्शल लॉ ना, ये अंग्रेजी लॉ है। बैसाखी के मेले में विलेज से लोग आते हैं, उन्हें तो पता भी नहीं था कि मार्शल लॉ लग चुका है। वो बेचारे मेला अटेंड करने आए थे, मार दिए।
हमारे लोगों ने जब इसका खिलाफ भी प्रोटेस्ट किया ना, तो उन लोगों को फोर्सफुली उनका नाक रगड़वाया गया, उनको मारा गया, उनसे सलाम बोलने को कहा गया। सभी पुलिस ऑफिसर को जहां देखो सलाम बोलो। इसकी एक पिक्चर भी तुम लोग देख सकते हो जो तुम्हें दिख रही है। गांधी जी ने कहा कि तोहमतें जिनको लगानी है वो तो लगाएंगे ही, लेकिन चमक रोशनी की सच्चाई से कम नहीं होती। गांधी जी ने वापस आकर अपना रिसर्च वर्क शुरू किया। उन्होंने देखा कि जो अंग्रेज लोग हैं वो हम पर काबू इस वजह से कर पा रहे हैं, हमें दबा इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि अब तक जो हम मेरा सत्याग्रह वाला मुद्दा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सिटी और टाउन तक ही पहुंचा है। पूरे जनमानस तक, पूरे इंडिया तक अभी तक मैं नहीं पहुंच पाया हूं, मेरा आइडिया ऑफ सत्याग्रह नहीं पहुंच पाया। गांधी जी ने कहा कि अगर हमें पूरे देश को साथ लेकर एक रेवोल्यूशन करना है, कोई मूवमेंट स्टार्ट करना है, तो हर एक इंसान को सपोर्ट करना पड़ेगा उस मूवमेंट का, तभी हम लोग सक्सेसफुल हो पाएंगे। उसमें सबसे जरूरी है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटी सपोर्ट करें। दोनों अगर अलग अलग रहेंगी, सपोर्ट नहीं करेंगी, तो हम लोग जीत नहीं पाएंगे। गांधी जी ने फिर यहां पर खिलाफत इशू का मुद्दा उठाया। खिलाफत इशू क्या था? तो देखो यार, ऑटोमन एम्पायर की हार हुई थी। वर्ल्ड वॉर 1 में ऑटोमन एम्पायर हार गया था और ब्रिटेन ने ही हराया था, ब्रिटिशर्स ने ही हराया था। तो जब ब्रिटिशर्स ऑटोमन एम्पायर को हराने के बाद, वहां का जो ऑटोमन एम्पायर का हेड है ना, जिसका खलीफा कहा जाता है, खलीफा हमारे पूरे मुस्लिम कम्युनिटी का स्पिरिचुअल हेड था उस टाइम पर। ऑटोमन एम्पायर का जो रूलर रहता था, खलीफा। अब ये रूमर्स फैल चुके थे कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो खलीफा पे कुछ ना कुछ तो हार्श ट्रीटी लगाने वाले, बदनाम करने वाले। तो जो हमारे इंडिया के मुस्लिम्स थे वो अपोज कर रहे थे, उनके अंदर गुस्सा भरा हुआ था। गांधी जी ने इस गुस्से को देखा और मोहम्मद अली और शौकत अली से बात की। मोहम्मद अली और शौकत अली खिलाफत इश्यू में काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे। उन्होंने एक खिलाफत कमेटी बनाई थी मार्च 1919 में, जिससे वो अपोज करे ब्रिटिशर्स का और खलीफा के साथ बुरा व्यवहार ना किया जाए। गांधी जी ने कहा कि तुमको भी गम ने मारा, हमको भी गम ने मारा, इस गम को मार डालो। तुम्हारी भी दिक्कत ब्रिटिशर्स है, मेरी भी दिक्कत, हम सबकी दिक्कत ब्रिटिशर्स है, तो ब्रिटिशर्स को मारो ना। गांधी जी फिर अपने शौकत अली और मोहम्मद अली के साथ गए कांग्रेस के पास और कहा कि देखो, एक नेशन वाइड रेवोल्यूशन लाना है, मूवमेंट स्टार्ट करना है, जिसका नाम उन्होंने रखा नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। सितंबर 1920 कलकत्ता सेशन में गांधी जी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के बारे में पूरे कांग्रेस को बताया। कांग्रेस सेशन के थ्रू पूरे देश को बताया और रेजोल्यूशन पास किया गया कि हां, ये मूवमेंट अडॉप्ट कर सकते हैं हम लोग। अब ये मूवमेंट था क्या और ये नॉन कॉर्पोरेशन क्या है? तो देखो यार, गांधी जी ने ना 1909 में ही अपनी किताब हिंद स्वराज में एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि ये जो अंग्रेज हैं ये भारत में तभी रह पा रहे हैं जब तक हम इनके साथ कॉपरेट कर रहे हैं। अगर हम इनसे कॉपरेट करना बंद कर दें, इनके दफ्तरों में जाकर काम करना छोड़ दें, इनके सामान खरीदना बंद कर दें, तो ये लोग यहां टिक ही नहीं पाएंगे। 1 साल के अंदर अंदर ये वापस पैक उठाकर घर चले जाएंगे। बात तो सही है। तो गांधी जी ने वही अपनी सारी जो उन्होंने हिंद स्वराज में बातें लिखी थी वही जाकर बोल दी कांग्रेस के सेशन में, कलकत्ता सेशन में, सितंबर 1920 में। जैसे ही कांग्रेस लीडर्स को ये बात पता चली तो उन्हें दिखा कि इसमें करना क्या रहेगा। उन्होंने पूछा तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में क्या करना रहेगा। गांधी जी ने बताया कि सबसे पहले तो हम लोगों को इसको स्टेजेस में इंप्लीमेंट करना रहेगा। पहला स्टेज रहेगा कि सबसे पहले हम लोग अंग्रेजियों के साथ में कॉपरेट करना बंद कर देंगे, अंग्रेजों के साथ में उनके दफ्तर जाना बंद कर देंगे, स्कूल्स में जाना बंद कर देंगे, गवर्नमेंट स्कूल में, गवर्नमेंट कोर्ट्स में जाकर लॉयर्स प्रैक्टिस करना बंद कर देंगे और जितने भी टाइटल्स हम लोगों को मिल रखे हैं उसको हम लोग रिजाइन कर देंगे। इसके साथ साथ में हम लोग जो फॉरेन गुड्स है ना, जो विदेशी कपड़े आ रहे हैं, विदेशी सामान आ रहा है, उसका भी बॉयकॉट कर देंगे और स्वदेशी अपनाएंगे, खादी पहनेंगे। गांधी जी की ये बात सुनकर सब लोग सही हो गए कि हाँ, ये कर सकते हैं। और फिर इसके बाद में गांधी जी ने कहा कि अगर ये फेल भी हो जाता है तो हम लोग एक नेशन वाइड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी स्टार्ट करेंगे। तो ये गांधी जी ने बोला। तो उन्होंने कहा कि नहीं, फेल नहीं होगा, हम लोग नॉन कॉर्पोरेशन में ही जीत जाएंगे। तो कांग्रेस के कुछ लीडर्स सोच रहे थे कि जो अभी नवंबर में काउंसिल इलेक्शन होने वाले हैं उनको भी बॉयकॉट करना पड़ेगा। अगर हम लोग कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, हमारे से पावर चली जाएगी पास से, तो हम फिर कुछ कर भी नहीं पाएंगे और कुछ। तो गांधी जी ने कहा कि थोड़ा शांति रखो, थामा थामा, सबका इलाज होगा। जब अंग्रेज चले जाएंगे तो अपनी आराम से सरकार बना लेना। और
फाइनली डिबेट डिस्कशन होने के बाद में दिसंबर 1920 में नागपुर सेशन में, कलकत्ता के नागपुर सेशन में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एडॉप्ट कर लिया जाता है। बधाई हो, नॉन कॉपरेशन हुआ है। जनवरी 1921 में फुल फ्लेजेडली हमारे पूरे देश में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दिया जाता है। अब यहां पर एक बात याद रखना, रेजोल्यूशन पास हुआ था सितंबर में कलकत्ता सेशन में 1920 में, बट फाइनली एडॉप्ट कब किया गया? नागपुर सेशन में दिसंबर में 1920 में। तो एमसीक्यू में कई बार क्वेश्चन घुमा के पूछ लेते, बताओ रेजोल्यूशन कब पास हुआ था या फिर कब फाइनली एडॉप्ट कर लिया गया था, तो इसका ध्यान रखना। ग्रेट। अब स्टार्ट ऑफिशियली कब हुआ? जनवरी में। दिसंबर में तो पास हो गया था 1920 में, बट एक नेशन वाइड सत्याग्रह लॉन्च करने के लिए, एक मूवमेंट लॉन्च करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तैयारी करनी पड़ेगी। तो एक महीने हम लोगों ने तैयारी की और जनवरी 1921 में फाइनली ऑफिशियली सत्याग्रह नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया जाता है। अब इसको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हम लोग कहेंगे, ठीक है। सत्याग्रह अपना रॉलेट एक्ट तक था, रॉलेट सत्याग्रह किया गांधी जी ने, हड़ताल वगैरह से। अब हम लोगों को इसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहना है, एनसीएम शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे, ठीक है। अब यार ये जो हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ना, एनसीएम है, ये पूरे देश भर में लॉन्च हुआ। अब हमारे देश में अलग अलग टाइप के लोग थे, तो आओ देखते हैं कि हमारे देश के अतरंगी अतरंगी लोगों ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कैसे पार्टिसिपेट किया और उन्हें आजादी का मतलब क्या समझ में आया। सबसे पहले बात करते हैं अपने शहरों की, टाउन्स में कैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को देखा गया, ठीक है। स्टार्ट करते हैं एकदम प्यारे तरीके से टाउन्स को। टाउन्स में सब पढ़े लिखे लोग थे, उन्हें पता था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में करना क्या। तो उन्होंने सबसे पहले अपने जो गवर्नमेंट स्कूल से बच्चों ने छोटे कहा, अब नहीं जाएंगे गवर्नमेंट स्कूल में, अब तो छुट्टी मम्मी, गर्मी की छुट्टी, अब चलेगी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पर। इसके बाद में जो लॉयर्स थे, जो गवर्नमेंट में जा रहे थे, गवर्नमेंट कोर्ट्स में प्रैक्टिस करने जा रहे थे, उन्होंने प्रैक्टिस करना बंद कर दिया, कहा अब नहीं जाएंगे। जो भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, उन्होंने जॉब छोड़ दी। हमारी कांग्रेस ने भी काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया। उस टाइम पर सभी लोगों ने, सभी पार्टीज ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की वजह से काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया था, सिवाय एक पार्टी, मद्रास की जस्टिस पार्टी। मद्रास की जो जस्टिस पार्टी थी, उन्होंने कहा कि अभी हम लोग चुनाव लड़ेंगे क्योंकि यही हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग पावर ले सकते हैं, हम लोग इलेक्शन जीत सकते हैं। जस्टिस पार्टी में नॉन ब्राह्मण लोग थे, और जब कांग्रेस खड़ी होती थी तो ब्राह्मण जो लीडर्स थे वो जीत जाते थे मैक्सिमम टाइम पर। तो उन्होंने कहा कि अभी कांग्रेस खड़ी नहीं हो रही है, हमारे पास मौका है, हम तो लड़ेंगे भाई, अब एनसीएम कुछ भी करे हम तो लड़ेंगे, पावर लेंगे। तो सिर्फ एक पार्टी, जस्टिस पार्टी, मद्रास की जस्टिस पार्टी ने ही एनसीएम में काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था। एक नंबर के लिए क्वेश्चन आ जाया करता है, ठीक है, इसको दिमाग में रखना। और क्या क्या किया गया था? तो इकोनॉमिक फ्रंट पर भी अंग्रेजों का बहुत नुकसान किया गया। कैसे? हम लोगों ने फॉरेन गुड्स का इस्तेमाल करना बंद कर दिया, हम लोगों ने विदेशी कपड़े खरीदना बंद कर दिया, हम लोगों ने यहां तक कि विदेशी कपड़ों के बॉनफायर्स तक जला दिए। सब लोग अपने घर के विदेशी कपड़े निकालते थे, बाहर जला देते थे। इससे क्या हुआ? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की वजह से जो विदेशी इंपोर्ट था उसकी वैल्यू आधी तक गिर गई। अंग्रेजों का बहुत सारा नुकसान हो गया। जो कपड़ों का इंपोर्ट किया जा रहा था वो भी आधे तक अपना गिर गया। अब ये तो अच्छा रिजल्ट दिखा रहा है, इकोनॉमिकली भी अंग्रेजों का बहुत बुरा हो रहा है, उनका प्रॉफिट नहीं हो रहा बल्कि नुकसान हो रहा है, वैल्यू आधी गिर गई है, और साथ साथ में अंग्रेजी स्कूल्स, कोर्ट ये भी ठप पड़े हुए हैं। तो गांधी जी का आइडिया तो काम कर रहा है, बट यहां पर धीरे धीरे करके एक दिक्कत सामने आने लग गई। तो शुरू में इनिशियली तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शहरों में बहुत जोर से चला, बहुत फला फूला, बट स्लोली इट स्लोड डाउन, वो स्लो हो गया। क्यों? उसके दो रीजन है, दिमाग में बैठा के रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। पहला रीजन, जो विदेशी कपड़े थे ना वो सस्ते थे, क्योंकि वो मिल में बनते थे, विदेश से आते थे, सस्ते थे। अब विदेशी कपड़े हम पहनेंगे नहीं तो मोगली बन के हुआ करते दौड़ेंगे थोड़े, कोई कपड़ा तो पहनना पड़ेगा ना। तो हमारे पास अल्टरनेट ऑप्शन था खादी का। खादी जो हमारे देश में बनाई जाती थी, गांधी जी भी कहते थे खादी पहन, बट दिक्कत ये थी कि खादी एक्सपेंसिव थी, इतनी एक्सपेंसिव थी कि हमारे जो गरीब लोग थे शहर में रहने वाले वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो कुछ समय बाद उन्हें वापस से वो जो मिल के बने सस्ते कपड़े हैं वो पहनने की जरूरत आन पड़ी। तो मूवमेंट धीरे धीरे दबने लग गया। इसके साथ साथ में कोई और अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन नहीं थे हमारे पास में। अगर
गवर्नमेंट के स्कूल छोड़ोगे तो कोई देसी स्कूल भी तो हो, नहीं था। अगर गवर्नमेंट के कोर्ट छोड़ोगे तो कहीं कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए हमारे इंडिया कोर्ट तो सेटअप हो, नहीं था। कोई गवर्नमेंट जॉब छोड़ोगे तो इंडिया का कोई अल्टरनेट जॉब होना चाहिए, नहीं था। तो क्योंकि हमारे पास कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं था तो बच्चे फिर से स्कूल में जाकर होमवर्क करने लग गए। जो हमारे लॉयर्स थे वो फिर से कोर्ट में जाकर प्रैक्टिस करने लग गए। तो कुछ समय बाद जो मूवमेंट थे वो स्लो डाउन हो जाता है शहरों में। तो शहर की मोटा मोटी कहानी हम लोगों ने देख ली। अब आओ देखते हैं कंट्री साइड में क्या हो रहा था। हमारे किसान क्या कर रहे थे, सबसे पहले किसानों का देखते हैं। तो यार किसान जो हमारे थे ना, उनकी दिक्कत अलग थी। वो लोग अंग्रेजों से तो परेशान थे ही, बट उससे ज्यादा परेशान थे ये तालुकदार और लैंडलॉर्ड से, क्योंकि वो उनसे बहुत जोर का रेवेन्यू लेते थे। रेवेन्यू लेने के साथ साथ में उनसे बेगारी करवाते थे। बेगार मतलब काम करवा लिया, पैसे भी नहीं दिए। इससे परेशान होकर हमारे जो किसान थे ना, वो प्रोटेस्ट करते रहते थे। नॉन कॉपरेशन से पहले भी वो नाई धोबी बंद करते रहते थे। नाई धोबी बंद मतलब कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनके घर पर बाल काटने मत जाओ, कपड़े धोने मत जाओ, अपने आप परेशान हो जाएंगे। तो ये सब चलता आ रहा था। इसे देखकर जवाहरलाल नेहरू अवध जाते हैं, यूपी के रीजन में जाते हैं और देखते हैं कि कैसे जो हमारे फार्मर्स हैं उनके लिए काम किया जा सकता है। वहां जाके देखते हैं कि जो फार्मर्स हैं, यूपी में फार्मर्स के एक लीडर थे बाबा रामचंद्र। वो लीड कर रहे थे हमारे फार्मर्स को कि कैसे वो अपोज कर सकते हैं तालुकदार से और लैंडलॉर्ड से। जो बाबा रामचंद्र थे ना, वो उनकी भी कहानी एकदम अतरंगी। अंग्रेजों ने इन्हें फीजी भेज दिया था कि जाओ वहां पे बंधुआ मजदूर की तरह काम करो। किसी तरीके से बच गया और यहाँ पर फार्मर्स को लीड करने लग गए। अब जवाहरलाल नेहरू उनके साथ मिलते हैं और अक्टूबर 1920 में, नॉन कॉपरेशन शुरू होने से जस्ट कुछ समय पहले, अक्टूबर 1920 में अवध किसान सभा बनाते हैं। अवध किसान सभा बनाई जाती है और एक महीने के अंदर ही अंदर 300 से ज्यादा ब्रांचेस खुल जाती हैं अवध किसान सभा की। इसमें जो फार्मर्स हैं, जो पीजेंट्स हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए बात की जाती थी। उनको हक दिलाने की, उनकी मांग उठाने की बात की जाती थी अवध किसान सभा में। तो अवध किसान सभा तो भाई चल पड़ी। और इसको स्थापना किसने की थी? बाबा रामचंद्र, जवाहरलाल नेहरू और कुछ और लोग, लेकिन दो नाम तुम्हें याद होने चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, बताओ अवध किसान सभा की शुरुआत किसने की थी? खैर, हमारी कहानी कहां चल रही थी? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पे ना। तो जैसे ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू होता है, जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस को लगता है कि वाह भाई, हमारे पास तो अवध किसान सभा है, हम लोग फार्मर्स तक पहुंचा देंगे नॉन कॉपरेशन की बातें और अंग्रेजों का विरोध करेंगे। बट जैसे ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है तो हमारे जो प्यारे प्यारे किसान थे, उन्हें लगा कि अब गांधी जी ने कहा है कि तालुकदार और लैंडलॉर्ड के घर जाके लूट लो। लूटपाट शुरू हो जाती है, आसपास के मार्केट लूटे चले जाते हैं, तालुकदार के घरों पर जाकर लूट मार कर दी जाती है, तालुकदारों को मार दिया जाता है। तो जो हमारे फार्मर्स थे, उन्हें लगा कि वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ऐसे ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तालुकदार और लैंडलॉर्ड को रेवेन्यू ना देके, उनके घर लूट के, मार्केट लूट के। अब गांधी जी बेचारे वो सोच रहे हैं कि मेरे नाम पर ये लोग लूटा मारी कर रहे हैं और मेरा तो कॉन्सेप्ट ही है नॉन वायलेंस का। तो यार जो हमारे कंट्री साइड में जो हमारा फार्मर्स का रीजन था ना, वहां पर ये सब सीन होने लग गया। अब आओ देखते हैं ट्राइबल रीजन में क्या था। ट्राइबल रीजन की कहानी और अच्छी है भाई। वहां पर थे हमारे एक इंटरेस्टिंग फिगर, अल्लूरी सीताराम राजू। ये अल्लू अर्जुन की तरह पुष्पा राज जैसे थे। ये अपने आप को भगवान का अवतार मानते थे और कहते थे कि मैं गोली तक को सहन कर सकता हूं, मैं भविष्य प्रेडिक्ट कर सकता हूं, मेरी बात मानो। अब जो हमारे अल्लूरी सीताराम राजू जी थे ना, ये गांधी जी के भी बहुत बड़े भक्त थे, उनकी बातें मानते थे। गांधी जी ने कहा कि विदेशी कपड़े छोड़ो, इन्होंने छोड़ दिया और खादी पहनना शुरू कर दिया, इतनी बात मान ली। पर ये गांधी जी की नॉन वायलेंस वाली बात से एग्री नहीं करते थे। कहते थे कि यार नॉन वायलेंस से तो आजादी नहीं मिलेगी। तो इन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर कर करके लोगों को, जो हमारे अंग्रेज थे, उनको बहुत मारना शुरू कर दिया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में इन्होंने वायलेंस के साथ में पार्ट ले लिया और गुरिल्ला वॉर कर करके इनको मारना शुरू किया अंग्रेजों को। क्यों मारते थे? क्योंकि यार अंग्रेजों ने ना ये जो फॉरेस्ट लॉज है, इन सब के वजह से इनका जंगल में जाना बंद करवा दिया था। यहां तक कि जब ये लोग अपोज करते थे तो इनसे बेगारी करवाई जाती थी। इनसे कहा जाता था कि अब तुम काम भी करो, अपने जंगल में भी ना जाओ और पैसे भी नहीं देंगे। तो रिवोल्ट तो हो ही रहे थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के नाम पर, जोरों शोरों से ये रिवोल्ट चल दिया। यहां पर भी बेचारों ने गलत काम किया, वायलेंस किया। खैर, अल्लूरी सीताराम राजू को 1924 में मार दिया जाता है ये अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। तो ट्राइबल्स लोगों ने तो ऐसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को समझा और सपोर्ट किया।
अब देखते हैं कि हमारे जो प्लांटेशन वर्कर्स हैं वो उन्होंने कैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में अपना हिस्सेदारी दिखाया। तो देखो यार, 1859 में एक एक्ट लाया था अंग्रेजों ने, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। ये क्या था? इसके तहत जो हमारे प्लांटेशन वर्कर्स थे ना, वो अपने मन मर्जी से अपने घर नहीं जा सकते थे। उन्हें सबसे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, तब वो जा पाएंगे। और जाहिर सी बात है, उन्हें परमिशन जल्दी मिलती नहीं थी। तो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट की वजह से जो हमारे प्लांटेशन वर्कर्स थे वो प्लांटेशन फील्ड में ही फंस के रह गए थे। उन्हें घर जाने मिलता नहीं था, बेचारे वहीं आके रह गए। अब जैसे ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में उन्हें पता चला कि ऐसा मूवमेंट लॉन्च हुआ है पूरे देश में, उन्हें लगा भाई गांधी राज आने वाला है, अब हम लोग होने वाले हैं आजाद। उन्होंने अपने आसपास जो उन्हें रोकने वाले लोग थे ना, पुलिस वाले, 2-3 पुलिस वाले, उन्होंने थप्पड़ मारा, कहा कि अब हम जा रहे हैं घर, अब गांधी राज आ चुका है, अब गांधी जी हमें हमारे विलेजेस में ही जमीन दिलवा देंगे भाई, अब तो एकदम चांदी चांदी होने वाली। तो वो निकल गए प्लांटेशन फील्ड छोड़ के। कुछ दूर चले ही थे, फिर पता चला कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की वजह से ये स्ट्राइक हो रखी है रेलवे में, तो बेचारे रेलवे से चुप करके घर भी नहीं जा पाए। धीरे धीरे जा रहे थे, तभी पुलिस वाले आके पकड़ते हैं और मार मार के बहुत मार लगाते, फिर से वहीं जाके छोड़ देते। अब यार, हम लोगों ने जितने भी इंसिडेंट देखे टाउन में, कंट्री साइड में, और फिर इसके बाद में ट्राइबल एरियाज में, प्लांटेशन वर्कर्स में, कैसे उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का सपोर्ट किया, हमें एक बात तो पता चल गई भाई, हमारे देश के लोग ऐसे तो छोड़े नहीं जा सकते। इन्हें पता ही नहीं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कैसे पार्टिसिपेट करना है, नॉन वायलेंस का मतलब क्या होता है। अरे देवा, ये कुछ चीजें थी जो गांधी जी को भी कुछ समय बाद पता चलने वाली थी। लेकिन एक चीज तो हमें समझ में आ गई थी कि पहली बार इंडिया में नेशन वाइड कोई रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ और लोगों ने एक साथ एकजुट होकर एक मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। भले ही उनके इंटरेस्ट अलग अलग थे, उनकी अपनी पर्सनल एस्पिरेशंस थी, बट फिर भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, लोग मूव हुए। गांधी जी में वो ताकत थी। अब ये जो अपनी कहानी है ना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाली, वो एक ट्रेजिक एंड पर खत्म होती है जब एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे ग्रुप पर चौरी चौरा में पुलिस वाले आकर उनके साथ गलत करते हैं, उन्हें मारते पीटते हैं। तो जो हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट करने वाले लोग थे ना, वो गुस्सा हो जाते हैं और पुलिस स्टेशन में आग लगा देते हैं। उससे 22 पुलिस वाले मर जाते हैं। अब गांधी जी ने जब ये सुना तो कहा, यार मैं तब से तुम लोगों की बातें बर्दाश्त कर रहा हूं कि कोई मुझे मेरे नाम पर लूटमारी कर रहा है, कोई मेरे नाम पे वायलेंस कर रहा है, मैं तब से बर्दाश्त कर रहा हूं, अब तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब मैं इस मूवमेंट को करता हूं कॉल ऑफ, करता हूं मैं ऑफिशियली खत्म। तो फरवरी 1922 में गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कर दिया बंद। कहा कि अब जाओ, सबसे पहले तुम लोग नॉन वायलेंस सीख के आओ, तुम्हें सबसे पहले समझाने की जरूरत है कि मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट करना कैसे। खैर, इसका काफी लोगों ने अपोज भी किया कि गांधी जी अचानक से क्यों बंद कर दिया, अंग्रेज कमजोर हो तो रहे थे, शहरों में आधा दाम तो गिर चुका था ना, अंग्रेजों की जो रीढ़ थी वो धीरे धीरे टूटने वाली थी, आपने बंद कर दिया। हम लोगों को समझ में आ गया था, गांधी जी को भी समझ में आ गया था कि उन्हें थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है, उन्हें थोड़ा अच्छे से याद करने की जरूरत है कि और क्या क्या किया जा सकता है, और होमवर्क करके एक नया मूवमेंट स्टार्ट करने की जरूरत है। हमने देखा था ना, गांधी जी ने कहा था कि 2 स्टेजेस में ये मूवमेंट होगा। सबसे पहले नॉन कॉपरेशन हम लोग करेंगे, अगर ये फेल हो जाता है तो हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। तो अब गांधी जी चले जाते हैं होमवर्क करने और लिखा पढ़ी करने लग जाते हैं कि कैसे हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। 1932 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अपना स्टार्ट होगा। अभी हम लोग कहां पर हैं? 1922 में। तो 10 साल के बीच में गैप में क्या क्या होता है, आओ वो देखते हैं। हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तरफ कैसे बढ़ते हैं, कौन कौन से इंसिडेंट होते हैं, आओ वो देखते हैं। अब आओ यार, अब तक हम लोगों ने जितना चैप्टर कंप्लीट किया है उससे रिलेटेड प्यारे प्यारे क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस। एमसीक्यू क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पर ये रहा। ये कैसा है? वेयर डिड गांधी जी ऑर्गेनाइज्ड हिज फर्स्ट सत्याग्रह आफ्टर कमिंग बैक टू इंडिया? पहले कहां? पहले चंपारण। तो चंपारण इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द सीक्वेंशियल ऑर्डर बेस्ड ऑन द इवेंट्स। तो हम लोगों को ना इसमें सीक्वेंस, जो सीक्वेंस के हिसाब से पहले हुआ तो उसको पहले रखना है, फिर इसके बाद नीचे 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 करते जाना। तो हमारे पास मार्शल लॉ, सिविल डिसोबीडियंस, गांधी जी 1919, जलियांवाला बाग। अब ऐसे क्वेश्चंस को करने से पहले तुम्हें एक चीज अपने दिमाग में बैठानी होगी। जब भी तुम्हें सीक्वेंस बैठाने को आए, सबसे पहले तुम्हें उस पॉइंट से रिलेटेड जो भी डेट याद है उसको पहले बगल में लिख दो, वरना कंफ्यूज हो जाओगे भाई। सबसे पहले डेट्स लिख दो।
इसके बाद देखो कि इस मोमेंट के बाद और नेक्स्ट मोमेंट कौन सा था। तो गांधी जी ने 1919 में डिसाइड किया कि वो नेशन वाइड सत्याग्रह करेंगे और फिर क्या, रॉलेट एक्ट आ गया। फिर इसके बाद गांधी जी ने रॉलेट एक्ट का जवाब कैसे दिया था, उन्होंने नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करने की कोशिश की थी 6 अप्रैल से, हड़ताल के थ्रू। तो दूसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा 3 फिर 2, ठीक है। तो मुझे ये पता है कि सबसे पहले हमारा 3 आए, तो मुझे ये पता चल गया कि सबसे पहले हमारा 3 आएगा फिर 2 आएगा। अब इसके बाद क्या है, मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड, तो मार्शल लॉ इसके बाद आया। जब उन्होंने हड़ताल कहा तो फिर मार्शल लॉ लगा दिया गया। 10 अप्रैल के बाद वो जो फायरिंग हुई उसके बाद फिर मार्शल लॉ लग गया, ठीक है। और फिर आखिर में जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 3 2 1 4 इसका राइट सीक्वेंस है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ कांग्रेस वाज नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम वाज अडॉप्टेड। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट किसमें किया था, नागपुर सेशन में। कब हुआ था वो, दिसंबर 1920 में। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द मेन रीजन बिहाइंड द पार्टिसिपेशन ऑफ प्लांटेशन वर्कर इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। प्लांटेशन वर्कर ने क्यों किया था, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, इसके वजह से, इससे छुटकारे के लिए उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब आप कुछ लंबे लंबे बड़े बड़े क्वेश्चंस देखते हैं। Why did the non-cooperation movement gradually slow down in city? सिटी में क्यों स्लो डाउन हुआ, तो इसके मैंने तुम्हें 2 मेजर पॉइंट बताए थे। एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन है तो तुम इसी से 5 नंबर बनाओगे, 5 पॉइंट बनाओगे। एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन है तो तुम 3 पॉइंट बनाओगे। तो क्या है मेन रीजन, पहला कि जो हमारे पास अल्टरनेटिव्स थे वो बहुत कम थे। अगर गवर्नमेंट जॉब छोड़ेंगे तो जाएंगे कहां, घोड़ा घास को बॉयकॉट करेगा तो खाएगा क्या। तो हमारे पास अल्टरनेट इंस्टीट्यूशन नहीं थे, इसी वजह से लौट लौट के सब लोग चले गए। अब इसको तुम आसानी से 2 पॉइंट में लिख सकते हो। ऐसे ही एक और रीजन था जो था हमारे खादी का एक्सपेंसिव होना। अगर हम लोग विदेशी कपड़े नहीं पहनेंगे तो मोगली बन के घूमेंगे, हमें देसी कपड़े चाहिए। देसी कपड़ा खादी था हमारे पास जो बहुत एक्सपेंसिव था, क्योंकि उसको हाथों से बनाया जाता है, समय लगता है, मिल में तो हम लोग बनाते नहीं थे। तो हैंडलूम से समय लगता था, बहुत एक्सपेंसिव बनता था, तो वो गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो ये 2 पॉइंट हमारे पास आ गए। अब इससे तुम 2 पॉइंट और निकाल सकते हो, ठीक है। और फिर आखिर में तुम कंक्लूजन के लिए 1 पॉइंट डाल सकते हो। समझ रहे हो, यहां पर तुम्हें एक नॉर्मल आंसर दिया हुआ है, इसी को तुम पॉज करके एक बार पढ़ भी सकते हो, ठीक है। मेन क्रक्स तुम्हें ये 2 पॉइंट याद होने चाहिए, ठीक है। पहला खादी और अल्टरनेट इंस्टीट्यूशन ना होना। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड नोशन ऑफ स्वराज एज परसीव्ड बाय द प्लांटेशन वर्कर, हाउ डिड दे रिस्पॉन्ड टू द कॉल ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो प्लांटेशन वर्कर अपने सोच के गए थे कि हाँ भाई गांधी राज आ चुका है, अब हमारे विलेज में हम लोगों को जमीनें मिलेंगी। तो वो तो निकल लिए भाई, निकलने के बाद फिर वो देखते हैं कि उन्हें जगह जाने के लिए जल्दी से ट्रांसपोर्ट नहीं मिल जाता है क्योंकि रेल स्ट्राइक हो रही होती है। तो फिर हमारे जो पुलिस वाले हैं वो उन्हें पकड़ के वापस ले आते हैं और बहुत बुरी तरीके से पिटाई लगाते हैं उनकी। तो हमारे प्लांटेशन वर्कर ने ये सब सोचा था। तो पॉज करके एक बार प्रॉपर मॉडल आंसर भी पढ़ सकते हो। अब आओ चलते हैं हम लोग आगे। अब यार ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो तुम्हारे एग्जाम में घुमा फिरा के आ जाते हैं। इसमें मैंने वो वाले क्वेश्चन लिए थे जो घुमा फिरा के अलग वर्डिंग में थे। अब आओ आगे का चैप्टर करते हैं कंप्लीट। ऐसे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करना तो इंपॉर्टेंट है ही, बट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड सैंपल पेपर्स रेगुलरली सॉल्व करते रहना। बट अगर तुम सैंपल पेपर्स टेक्स्ट बुक में सॉल्व कर रहे हो, फिर पेजेस पलट के सॉल्यूशंस देख रहे हो, तो तुम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि तुम वीडियो सॉल्यूशंस जब तक नहीं देखोगे तब तक समझ नहीं पाओगे कि क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, 3 घंटे में एग्जाम हॉल में बैठकर पेपर कैसे टाइमली खत्म करना है। और ये सब कुछ अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुम्हें हाथ पकड़ के लिटरली वीडियो सॉल्यूशन में एक एक स्टेप करके दिखा रहे होंगे, सिखा रहे होंगे सीबीएसई के लास्ट ईयर के टॉपर्स, तो यस इट इज पॉसिबल, क्योंकि हम तुम्हें प्रोवाइड कर रहे हैं 18+ सैंपल पेपर्स ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट with 33+ revision sheets and with detailed video solutions made by last year CBSE toppers। हमारी 99% सैंपल पेपर बैच में अभी कुछ सीट्स बची हुई हैं, इनरोल कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं।
तो अब तक हम लोग अपनी कहानी के 1922 हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा कहानी में। अब आओ देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कॉल ऑफ होता है तो कांग्रेस के लीडर लेते हैं चैन की सांस लेते ही कांग्रेस दो गुटों में बंट जाती है। एक गुट ऐसा था जो चाहता था कि फिर से हम लोग इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करें। प्रोविंशियल इलेक्शंस होने वाले थे और प्रोविंशियल इलेक्शन में अगर हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो हम लोग हाईएस्ट लेवल तक एक अच्छा प्लेटफॉर्म हमें मिलेगा, तो हम लोग अलग अलग लेवल तक देश विदेश में अपने देश में हो रही दिक्कतों को पहुंचा पाएंगे। तो कुछ लोग ऐसे थे। अब सीआर दास और मोतीलाल नेहरू जी ये सोच रखते थे, इसी वजह से उन्होंने स्वराज पार्टी बनाई कांग्रेस के अंडर ही और कहा कि हम लोग प्रोविंशियल इलेक्शन में पार्ट लेंगे जिससे कि हम लोग ऊंचे लेवल तक आवाज उठा पाए। वहीं हमारे पास कांग्रेस में एक गुट ऐसा भी था जो यंग लीडर से भरा था। सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू जैसे यंग लीडर्स थे। वो कह रहे थे कि अब पूर्ण स्वराज लेंगे, आजादी के बाद ही हम लोग इलेक्शंस लड़ेंगे। तो कांग्रेस तो दो गुट में डिवाइड हो गए। अब देखते हैं देश में क्या हो रहा था। कांग्रेस देश थोड़ी है, हमारा देश तो बड़ा है। तो देश में कंट्री साइड में क्या हो रहा था वो ये देखते हैं कि गांव देहात का इलाका जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जूझ के लड़ा तो था बट अलग मकसद से। तो जो हमारा गांव साइड था ना, वहां पर देखो पहले पूरे वर्ल्ड की बात सुनो। वर्ल्ड में इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया था, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। उससे क्या हुआ, क्रॉप्स के दाम घट गए। तो जो हमारे लैंड रेवेन्यूज थे जो देने पड़ते थे हमारे गरीब पीजेंट्स को, वो देने के लिए कुछ बचा ही नहीं उनके पास, क्योंकि अनाज बेच के ही, फसल बेच के तो पैसा आएगा। तो 1926 से ये दिक्कत शुरू हुई कि जो हमारे फार्मर्स थे उन्हें उनके क्रॉप का प्राइस मिलना बंद हो गया, कम हो गया। और 1930 आते आते तो भाई ये पूरा टर्मोइल में क्रिएट हो गया, बहुत दिक्कत आने लग गई, सिस्टम पूरा कोलैप्स कर गया। क्योंकि जो हमारे फार्मर्स थे उन्हें अंग्रेजों को रेवेन्यू देना पड़ता था, लैंडलॉर्ड को रेवेन्यू देना पड़ता था, बट उन्हें पैसा ही नहीं मिल रहा है, क्रॉप्स बिक ही नहीं रहे हैं दाम पर, उनका दाम गिर चुका है। तो हमारी कंट्री साइड में तो ये दिक्कत थी। अच्छा तो अब जहां हम लोग शहरों की बात कर रहे हैं, ब्रिटेन की बात करते हैं। ब्रिटेन में टोरी गवर्नमेंट आई थी, टोरी प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी गवर्नमेंट को टोरी गवर्नमेंट कहा जाता है। तो जब वो आए उन्होंने कहा कि ये इंडिया में क्या हो रहा है भाई, ये नेशनलिस्ट मूवमेंट वगैरह क्यों चल रहे हैं। इन्होंने कहा कि अब मैं एक कमीशन बनाऊंगा और वो कमीशन जाएगा इंडिया में देखेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, सही से चल रहा है कि नहीं, और चेंजेस सजेस्ट करेगा। अब वहां से उन्होंने सर जॉर्ज साइमन को अपॉइंट किया और कहा कि जाओ इंडिया में एक कमीशन बनाओ और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे वर्क कर रहा है वो देखो और उसमें चेंजेस सजेस्ट करो। अब इंडिया वाले इसे एक्सेप्ट कर लेते, बट दिक्कत इसमें यह थी कि वहां पर इस पूरे कमीशन में कोई इंडियन मेंबर ही नहीं था। तो हम लोगों ने कहा कि यार हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जा रहे हो तुम, हमारे लिए चेंजेस सजेस्ट करोगे, लेकिन हम ही को नहीं रख रहे हो, तब तो तुम भाई अंग्रेजों वाले काम फिर कर दोगे। तो ये जो साइमन कमीशन जो बन के आ रहा था इंडिया में, उसका भारी विरोध करना शुरू कर दिया हमारे देश के लोगों ने। 1928 में जब ये अपने साइमन साहब आते हैं ट्रेन से, तो स्टेशन पर ही साइमन गो बैक के नारे लगाए जाते हैं, भारी विरोध किया जाता है। अब जब यहां पर गवर्नर जनरल साहब देखते हैं इंडिया के कि यार ये तो दिक्कत हो गया, साइमन बेचारा आया था, उसकी तो बेइज्जती हो गई, साइमन गो बैक के नारे लग गए, तो वो कहते हैं कि ठीक है तुम आजादी के लिए इतना आंदोलन कर रहे हो, लो दे दी तुम्हें आजादी, छोटी सी आजादी ले लो, डोमिनियन स्टेटस ले लो, मतलब तुम रहोगे क्राउन के अंडर ही, बट तुम आजादी अपने आप को आजाद मान सकते हो, एक डोमिनियन स्टेटस ले लो। और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड तुम्हें दिक्कत है ना, तो आओ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, होने वाली है कुछ समय में। लॉर्ड इरविन ने ये पेश किया 1929 में। तो कांग्रेस वालों ने कहा कि इसका हम लोग जवाब अपने कांग्रेस सेशन में देंगे। तो दिसंबर 1929 में लाहौर सेशन में जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि हमें ये इरविन की भीख नहीं चाहिए, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज, पूरी आजादी चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, किसी के अंडर होकर हम लोग काम नहीं करेंगे। और जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम लोग अपने देश का इंडिपेंडेंस डे 26 जनवरी 1930 को ही मनाएंगे और उस दिन देश का तिरंगा फहराया जाएगा। अब ये तो अनाउंसमेंट कर दी हमारे नेहरू जी ने, लेकिन 26 जनवरी आई और उतना सपोर्ट हुआ नहीं हम लोग। खैर वो जो हमारा आज़ादी मनाने वाला सपना था वो छोटे में सिमट के रह गया। गांधी जी ने ये देखा और कहा कि ठीक है कांग्रेस, तुम्हारे सोच और सपने तो बड़े बड़े हैं, लेकिन तुम अकेले पूरा नहीं कर पाओगे, मुझे इस पे उतरना पड़ेगा। तो गांधी जी ने कहा कि ठीक है भाई, तुम जो कर रहे हो सही है, अब मैं करता हूं।
गांधी जी ने 29 जनवरी 1930 को इरविन को लेटर लिखा और उसमें उन्होंने अपनी 11 डिमांड्स लिखी। उन्होंने कहा कि ये 11 डिमांड्स है मेरी, इसको पूरा कर दो, वरना मैं एक बड़ा मूवमेंट दिमाग में बैठा के रखा हूं 10 साल से, लॉन्च कर दूंगा मैं। अब ये 11 डिमांड कौन कौन सी थी? देखो यार, गांधी जी ना बहुत दिमाग वाले आदमी थे। उन्होंने इस 11 डिमांड में अमीर पीजेंट्स की भी मांग रखी, गरीब पीजेंट्स की भी मांग रखी, शहरों की भी मांग रखी, ट्राइबल्स की भी मांग रखी, मतलब सब लोगों की मांग उन्होंने जोड़कर 11 डिमांड्स बनाई, जिससे कि सभी लोगों तक ये मैसेज पहुंचे कि गांधी जी सबके लिए लड़ रहे हैं और सब लोग एकजुट होकर मूवमेंट में पार्टिसिपेट करें। इन 11 डिमांड में से सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड थी सॉल्ट के लगाए हुए टैक्स के ऊपर। जो हमारा अंग्रेज था ना, ये लोग अंग्रेज लोग, इन्होंने मोनोपोली क्रिएट कर दी थी सॉल्ट के प्रोडक्शन पे। इन्होंने लॉ बना दिया था कि अब हम लोग नमक पर टैक्स लेंगे और कोई और, सरकार को छोड़कर कोई और सॉल्ट नहीं बना पाएगा। गांधी जी ने कहा ये तो भाई मोनोपोली है, ये तो गलत है। और गांधी जी ने ये भी देखा कि जो सॉल्ट है ना, वो हर इंसान कंज्यूम करता है, अमीर हो चाहे गरीब हो, सॉल्ट एक ही मात्रा में यूज की जाती है। हिंदू हो या मुस्लिम हो, सब लोग सॉल्ट यूज करते हैं। तो उन्होंने कहा सॉल्ट एक काफी प्यारा मुद्दा है जिससे पूरे देश को जोड़ा जा सकता है। तो उन्होंने उस 11 डिमांड में हाईलाइट अंडरलाइन करके सॉल्ट टैक्स को हटाने की बात रखी और चिट्ठी भेज दी और कहा कि अगर 11 मार्च तक मुझे जवाब नहीं आया तो मैं एक फुल फ्लेजेड मूवमेंट स्टार्ट करूंगा जिसका नाम है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इरविन ने उस चिट्ठी को इग्नोर कर दिया। गांधी जी ने कहा यही तो मैं चाह रहा था। गांधी जी ने फिर 11 मार्च से दांडी यात्रा शुरू की। दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से कोस्टल रीजन ऑफ दांडी तक एक यात्रा की। 240 माइल्स का डिस्टेंस उन्होंने कवर किया 24 दिन के अंदर। दांडी गए, नमक बनाया, कानून तोड़ा। 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर जब उन्होंने कानून तोड़ा और नमक बनाया, तभी से स्टार्ट होती है हमारे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब यार दांडी मार्च से रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लो। दांडी मार्च कब स्टार्ट हुआ था? दांडी मार्च स्टार्ट हुआ था हमारा 11 मार्च से। कब तक चला था? 6 अप्रैल तक चला था। ठीक है, कितना डिस्टेंस उन्होंने कंप्लीट किया? 240 माइल्स का डिस्टेंस उन्होंने कंप्लीट किया 24 डेज में, मतलब रोज 10-10 माइल चलते थे। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि रेल से क्यों नहीं चले गए टुचू टुचू करते हुए? तो यार जब गांधी जी चलते थे ना, तो लोगों को साथ में जोड़ के रखते थे, लोगों को बताते थे कि भाई सत्याग्रह मतलब होता क्या है, नॉन वायलेंस मतलब होता क्या है, और आइडिया स्प्रेड करते हुए चलते थे। हजारों लोगों को उन्होंने अपना ज्ञान दिया इसी रास्ते के बीच में। इसी वजह से वो पैदल पैदल गए। टोटल 78 वॉलेंटियर्स के साथ उन्होंने ये यात्रा स्टार्ट की थी और जाकर फाइनली 6 अप्रैल को उन्होंने नमक बनाया, कानून तोड़ा और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की स्टार्टिंग करी। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अब है क्या, ये समझ लो। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जहां पर हम लोगों को कॉपरेट नहीं करना था ब्रिटिशर से, सिविल डिसोबीडियंस में अब हम लोगों को कॉपरेट तो करना ही नहीं है, वो तो प्रायोरिटी में है ही। अब हम लोगों को कानून भी तोड़ने हैं, कॉलोनियल लॉज को भी डिसोबे करना है, जैसा गांधी जी ने किया नमक कानून तोड़ करके, नमक बना करके। अब जैसे ही गांधी जी ने हरी झंडी दिखाई ना, तो पूरा देश 10 साल से तैयार बैठा था कि एक बार गांधी जी बोलते हम लोग उतर जाएं। सब लोगों ने बढ़ चढ़कर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को एकदम शादी की तरह एंजॉय करके करना शुरू कर दिया। पार्टिसिपेट करने लग गए लोग। लोगों ने अपने टाइटल्स, अपनी जॉब्स छोड़ दी। कहा अंग्रेज लोग तुम ही रखो। लोगों ने रेवेन्यू वगैरह देना बंद कर दिया, चौकीदारी टैक्स वगैरह देना बंद कर दिया। लोगों ने यहां तक कि जो ट्राइबल एरियाज में हम लोगों ने देखा था ना कि लोग सपोर्ट करते थे, उन्होंने कैसे सपोर्ट किया? जो रिजर्व फॉरेस्ट थे वहां पर वो लोग घुस गए। कहा कि अगर अंग्रेजों ने रोका है तो हम लोग कानून तोड़ेंगे, अंदर घुस के अपने कैटल्स को चराएंगे, लकड़ियां तोड़ के अपना जीविका चलाएंगे, ये जंगल हमारा है। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट धूमधाम से चल गया। अंग्रेज लोग ऐसे बैठे रहेंगे हाथ पे हाथ रख के? नहीं, अंग्रेज लोग भी फुल फोर्स के साथ ब्रुटैलिटी दिखाते हुए हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्हें जेल में बंद करने लग गए। गांधी जी को अरेस्ट कर लिया, बाकी जो प्रोटेस्ट में पार्ट ले रहे थे उन सबको जेल में बंद कर दिया। बात तब बिगड़ गई जब उन्होंने अब्दुल गफर खान को अप्रैल 1930 में, अब्दुल गफर खान एक बहुत फेमस आदमी थे, पेशावर और जो भी पाकिस्तान का रीजन है वहां पर, उन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता था। गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया, जितने भी बड़े लीडर्स थे सबको अरेस्ट कर लिया और कुछ समय के बाद टोटल
1 लाख लोगों को, जो हमारे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, उन सबको पकड़ के बंद कर दिया, जेल में डाल दिया। अब इतना सब देखकर गांधी जी को बुरा लगने लग गया और इरविन ये सब देख रहा था। उसने कहा कि अब समझ में आया, आओ एक पैक्ट साइन करते हैं, पैक्ट में मैं तुम्हारे लोगों को छोड़ दूंगा और तुम मेरा कहाँ मान लेना। तो फाइनली जब गांधी जी ने देखा कि अब और कोई चारा नहीं है, तो उन्होंने इरविन के साथ मिलकर एक पैक्ट साइन किया। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट साइन किया गया। इसमें क्या था? इसमें प्रोविजन ये था कि सबसे पहले इरविन क्या करेगा? इरविन वो जो 1 लाख लोगों को उसने पकड़ के रखा है उसको छोड़ेगा। इरविन ने कहा मैं छोड़ दूंगा। दूसरा काम क्या होगा? इरविन ने कहा कि आपको बात करनी है ना, तो आओ ना राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या होता है? देखो, जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं उस टाइम पर और जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स थे, अंग्रेज के ऑफिशियल्स थे, वो सब कॉन्फ्रेंस करते थे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करते थे। राउंड टेबल क्यों कहा गया? देखो, दिमाग में बैठाओ। स्क्वायर टेबल होती है, तो स्क्वायर टेबल में 2 लोग डोमिनेंट होते हैं ना, घर के बुजुर्ग साइड साइड में बैठते हैं। राउंड टेबल में हर एक की इक्वल इंपॉर्टेंस होती है, किसी को स्पेशल जगह नहीं मिलती है। तो इसी वजह से अंग्रेजों ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करवाने शुरू किए थे, जिससे जो हमारे नेशनलिस्ट थे ना, उनसे वो बात करते थे, लंदन में बुलाकर बात करते थे और उनकी बातों को सुनते थे। खैर, उस पर वर्क नहीं करते थे, वो अलग बात है। तो इरविन ने कहा कि हमारा तो ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, हम लोग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पहले कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस ने बॉयकॉट कर दिया था, दूसरा कॉन्फ्रेंस होने वाला है, आप आ जाओ, दिसंबर 1931 में होने वाला है, आ जाओ, बात करेंगे और आपके जो चेंजेस हैं वो हम लोग मान लेंगे। बदले में गांधी जी क्या करेंगे? गांधी जी करेंगे कॉल ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। तो गांधी जी ने कहा ठीक है। गांधी जी ने कर दिया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का कॉल ऑफ। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बंद कर दिया। किसके बदले? कि वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट लेंगे, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, और 1 लाख जो प्रिजनर्स हैं उनको छोड़ दिया जाएगा। तो यार गांधी जी चले जाते हैं अपना लंदन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने। वहां से निराश हो जाते हैं क्योंकि वहां पर उनकी बातें मानी नहीं जाती है। जब इंडिया आते हैं तो देखते हैं यार, जो हमारा ये इरविन था ना, वो तो बेवफा निकला, उसने धोखा कर दिया। अब्दुल गफर खान और जवाहरलाल नेहरू अभी भी जेल के अंदर थे। इसके साथ साथ में कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया था इरविन ने। जितनी भी मीटिंग्स होती थी, पॉलिटिकल मीटिंग्स हमारे इंडियंस करते थे, उसको भी इलीगल कर दिया। गांधी जी सब देख के गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि मैं फिर से लॉन्च करूंगा। उन्होंने लॉन्च किया, फिर से लॉन्च किया, बट अब लोग हार मान चुके थे। उस मोमेंटम के साथ में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का रिलॉन्च नहीं हुआ। 1 साल चलने के बाद में धीरे धीरे करके वो रुक गया। 1934 में जो हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, वो बुरी तरीके से अपना मोमेंटम खो चुका था और वो खत्म हो जाता है। तो अब तक हमारी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की कहानी कहां तक चली है? हमारी कहानी शुरू होती है गांधी जी के लेटर लिखने से। 11 डिमांड वो मांगते हैं, नहीं पूरा होता है, तो 11 मार्च से 6 अप्रैल तक वो डांडी मार्च करते हैं और 6 अप्रैल 1930 से हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होता है। 6 अप्रैल 1930 से फिर वो चलते 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 कहां तक चलता है? 5 मार्च 1931 तक। इसके बाद गांधी जी गांधी इरविन पैक्ट से उसको कॉल ऑफ कर देते हैं। फिर गांधी जी जाते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करने, फिर वापस आते हैं। 1932 में उसे फिर से स्टार्ट करते हैं, बट 34 तक आते आते वो मोमेंटम खो देता है और फिर से बंद हो जाता है। तो ये तो रही अपनी सिविल डिसोबीडियंस की कहानी की कब से कब तक हुआ। अब जैसे हम लोगों ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में देखा था ना कि हमारी सोसाइटी के किस पार्ट ने कैसे उसको सपोर्ट किया, कैसे पार्टिसिपेट किया, अब आओ देखते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कैसे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और अगर किया तो क्यों किया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया। आओ देखते हैं। अब आओ यार देखते हैं हमारी डिफरेंट कम्युनिटीज जो हैं वो कैसे पार्टिसिपेट कर रही हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, उनकी डिमांड क्या क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास है रिच पीजेंट्स, जो हमारे पास लैंड ओनर्स थे ना, लैंड लॉर्ड्स, वो कैसे देख रहे हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। तो यार ये तो काफी खुश नजर आ रहे हैं। क्यों खुश है? क्योंकि इन्हें पता है कि अंग्रेज जाएंगे तो इनकी एक दिक्कत सॉल्व हो जाएगी, रेवेन्यू वाली। ये लोग अंग्रेजों से डिमांड करते थे कि भाई जब इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा है, हमें क्रॉप्स के पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो हमसे पैसे क्यों लिए जा रहे हैं। जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो रेवेन्यू देते थे अंग्रेज सरकार को,
अब जब उनको क्रॉप के पैसे नहीं मिल रहे थे तो रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे। अंग्रेज कह रहे थे नहीं भाई तुम दो, इनके लिए दिक्कत थी। तो इन्होंने कहा कि हम सीडीएम में जाएंगे, सपोर्ट करेंगे और अंग्रेजों को भगाएंगे। अच्छे से इन्होंने सपोर्ट किया, फुल दिल के साथ, तन मन धन के साथ। बट जब मूवमेंट कॉल ऑफ कर दिया गया बिना किसी से पूछे, तो ये लोग गुस्से में आ गए कि ऐसा क्यों किया गांधी जी, हम तो सपोर्ट कर रहे थे आपका। तो अगली बार जब मूवमेंट रीलॉन्च होता है तो ये उतना सपोर्ट नहीं करते, उतना बढ़ चढ़कर सपोर्ट नहीं आता है हम लोग को रिच पीजेंट्स की तरफ से। खैर, उन्होंने पहले सपोर्ट किया था, अच्छा खासा सपोर्ट किया था। अब आओ देखते हैं अपने पुअर पीजेंट्स को। तो ये जो हमारे लैंडलॉर्ड्स है ना, ये अपनी जमीन पुअर पीजेंट्स को देते हैं और कहते हैं कि इसमें खेती करो और हमें रेंट दो। तो जो हमारे पुअर पीजेंट बेचारे हैं ना, इनको खेती करके फसल बेचकर हमें जो पैसा मिला उसका रेंट देना पड़ता है लैंडलॉर्ड्स को, रेवेन्यू की तरीके से। अब क्योंकि डिप्रेशन, जो इकोनॉमिक डिप्रेशन है वो इनके लिए भी था, इनकी भी तो क्रॉप्स कहाँ ही बिक रही थी, तो ये भी पैसे नहीं इकट्ठा कर पा रहे थे। तो ये भी डिमांड कर रहे थे कि हमसे रेंट ना लिया जाए। इनका कैंपेन चल रहा था, नो रेंट कैंपेन। तो इनकी तो ये दिक्कत थी। अब ये कांग्रेस से बोलते थे कि हमारी जो मांगे हैं, हमारे जो मुद्दे हैं उसे भी उठाओ, आगे बढ़ाओ। बट कांग्रेस बेचारी कंफ्यूज रहती थी, वो नहीं उठाती थी, क्योंकि कांग्रेस को पता था अगर नो रेंट कैंपेन को सपोर्ट करेंगे तो ये जो रिच पीजेंट हैं वो बुरा मान जाएंगे, क्योंकि जो रेंट का पैसा है वो इन्हें तो मिलता है। इसी वजह से कांग्रेस ने इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया। इससे ये कांग्रेस से नाराज हो गए। अब आओ देखते हैं दूसरी कम्युनिटी क्या है, जो हमारी बिजनेस क्लास है, जो इंडस्ट्रीज में, जो फैक्ट्रीज में जो काम करती है, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास बिजनेस क्लास, अमीर अमीर बड़े बड़े बिजनेसमैन जो फैक्ट्री ओन करते हैं, इंडस्ट्रीज ओन करते हैं। यार ये भी तो खुशी है। क्यों खुश है? क्योंकि अंग्रेजों से इन्हें दिक्कत थी। अंग्रेज विदेशी सामान को इंपोर्ट कर लेते थे सस्ते दामों पर, यहां पर बिकता था तो इनका सामान नहीं बिक पाता था। सीडीएम में इन्होंने पैसे लगाए, सपोर्ट किया और कहा कि गांधी जी आप लड़ो, आप लड़ोगे हमें आजादी मिलेगी, तो अंग्रेज जब चले जाएंगे तो मार्केट में हमारा कब्जा होगा। तो सबसे पहले तो इन्होंने सपोर्ट किया, पैसे लगाए। बट फिर गांधी जी ने कॉल ऑफ कर दिया, तो ये भी नाराज हो गए कि क्या गांधी जी, हम तो सपोर्ट कर रहे थे, आपने हमारी दिक्कत कर दी। तो सबसे पहले इनिशियली हमारे जो ये बिजनेस क्लास है ना, ये सपोर्ट कर रही थी, बट फिर इनका भी सपोर्ट कम हो गया जब दूसरी बार गांधी जी ने लॉन्च किया। क्यों सपोर्ट कर रही थी? जिससे कि ये जो फॉरेन गुड्स आते हैं, जो यहां पर मार्केट ऑक्यूपाई करके रखे हुए हैं, वो कम हो जाए, इनको प्रॉफिट मिले। पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास और जीडी बिरला जैसे लोगों ने कुछ कॉर्पोरेशंस, कुछ फेडरेशंस खोल के रखी थी, जिससे कि ये जो बिजनेस क्लास है इनकी मीटिंग्स हो पाए, इनकी आवाज उठाई जा सके। उसमें से फेमस है FICCI 1927 में खुली थी, ठीक है। इंडियन इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल कांग्रेस 1920 में खुली थी, ठीक है। ये दो हैं, नाम याद कर लेना, ठीक है। ग्रेट। तो बिजनेस क्लास तो सीडीएम का सपोर्ट कर रही थी इनिशियली, डन है इनकी तरफ से। अब आओ देखते हैं वर्किंग क्लास क्या कर रही है। वर्किंग क्लास तो बेचारी सैड है। सैड क्यों? ये बेचारे सैड हैं क्योंकि इनके जो मुद्दे हैं वो नहीं उठा रही कांग्रेस। ये कह रहे थे कि हम सपोर्ट करेंगे, जी जान से सपोर्ट करेंगे, हम तो मेहनती लोग हैं, बस आप हमारे मुद्दे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में डाल दो। कौन कौन से मुद्दे? इनकी वर्किंग कंडीशन अच्छी हो जाए और इनको अच्छे वेजेस मिलने लग जाए। इन्होंने मांग की कांग्रेस से और कांग्रेस ने कहा ना भाई ना, अगर हम ये हाई वेज बढ़ाने वाला और वर्किंग कंडीशन अच्छी करने वाले डिमांड्स को रखेंगे तो ये जो अमीर लोग हैं, जो बिजनेस क्लास है, वो हमारा साथ छोड़ देंगे, क्योंकि वेजेस तो यही लोग देते हैं ना इन्हें। तो अगर हम लोग इनके मुद्दों को उठाएंगे ये नाराज हो जाएंगे, तो जो पैसा फंडिंग ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो खत्म हो जाएगी। तो जो हमारी कांग्रेस थी उसने यहां पे भी गोबर कर दिया, कहा कि नहीं, गरीबों की बात नहीं सुनेंगे। खैर उस टाइम पे जरूरी भी था कि हमारे पास पैसा रहे, तो कांग्रेस ने इन्हें मना कर दिया। इसी वजह से इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया। जो हमारी वर्किंग क्लास थी, इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। एक्सेप्शन था, किया था, मद्रास में लोगों ने किया था। इसके साथ साथ में 1930 में छोटा नागपुर टिन माइंस में भी लोगों ने गांधी कैप पहन के, हजारों ये जो वर्किंग क्लास के लोग थे, उन्होंने इकट्ठा होकर प्रोटेस्ट किया था। उसमें उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस की मांगों को भी रखा था और अपना भी मांग, ये जो हाई वेज और वर्किंग कंडीशन है
इसको भी सुधारने की बात उन्होंने कही थी। तो इन्होंने डायरेक्टली सीडीएम में पार्टिसिपेट नहीं किया था, ये तो श्योर है, बट कुछ कुछ जगहों पर लोगों ने इनडायरेक्टली सपोर्ट किया था। ये बात अपने दिमाग में रखना। अब ये तो हम लोगों ने इकोनॉमिक लेवल पर देख लिया ना, ये तुम्हें थोड़ा बहुत समझने की जरूरत थी, ये तुमने समझ लिया। अब आओ देखते हैं विमेन्स ने कैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को देखा। ठीक है, विमेन्स ने यार काफी सपोर्ट किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। जब गांधी जी दांडी मार्च कर रहे थे तो थाउजेंड ऑफ वुमेन्स आती थी और गांधी जी की बातें सुनती थी कि हाँ गांधी जी क्या बता रहे हैं, हम लोग कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। जब बॉयकॉट करने को कहा गांधी जी ने बॉयकॉट किया। इन्होंने जो लिकर शॉप है उन्हें पिकेट करवाया, मतलब बंद करवाया, उनकी एंट्री ब्लॉक करने को पिकेट कहते हैं। तो उन्होंने जो लिकर शॉप है उनको बंद करवाया। इसके साथ साथ में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में गांधी जी ने जो कहा वो किया, एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। विमेन्स ने अपनी सैक्रेड ड्यूटी माना नेशन के लिए रिवोल्ट करने को। उन्होंने कहा ये हमारी सैक्रेड ड्यूटी, ये हमारा काम है, ये हमें करना जरूरी है। इसमें सभी विमेन्स ने पार्टिसिपेट किया। अर्बन एरियाज में हाई कास्ट विमेन ने भी जोरों शोरों से सड़कों पर उतरकर पार्टिसिपेट किया मूवमेंट्स में। तुम्हें ये इमेज में भी दिख रहा है। और जो हमारे विलेज एरिया है ना, उसमें भी रिच पीजेंट्स के जो विमेन्स जो फैमिली से आते हैं रिच पीजेंट की, उन्होंने भी काफी बढ़ चढ़कर सपोर्ट किया। तो विमेन्स की तरफ से फुल पार्टिसिपेशन था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में और सभी मूवमेंट में जिनमें गांधी जी रोल प्ले कर रहे थे, गांधी जी कह रहे थे, तो जितनी भी विमेन्स हैं वो सब सुन रही थी। अब विमेन्स ने तो इतना सब किया, देखते हैं अब कांग्रेस और गांधी जी ने क्या कहा विमेन्स को लेकर। गांधी जी ने कहा कि ठीक है, सपोर्ट अगर कर रही हैं विमेन्स तो अच्छा है, लेकिन उन्हें घर पर ध्यान देना चाहिए। घर पर अपना, उनका जो मेन कोर काम है वो अपने फैमिली और अपने घर को संभालना है, तो वो उन्हें करते रहना चाहिए। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने कहा ठीक है सपोर्ट कर रहे हो ठीक है, लेकिन कांग्रेस ने कोई हाई पोस्ट, हाई रैंक, कोई भी पोजीशन नहीं दी विमेन्स को। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी जो तुम्हें पता होनी चाहिए थी। अब आओ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्यों सक्सेसफुल नहीं हुआ, उसके मेन रीजंस को देखते हैं। देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब यार आओ देख लेते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की लिमिटेशन। एग्जाम में बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन यहां से भी बन जाते हैं, ठीक है। जब और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, जब उनको कई बार क्वेश्चन में दे देते हैं अपने एग्जामिनर, तो कुछ सालों में यहां से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो क्या पता किसी पुराने जन्म के पाप की वजह से क्वेश्चन आ जाए। तो दिमाग लगाकर ध्यान से इन टॉपिक्स को सुनना, ठीक है। सबसे पहले जो हमें लिमिटेशंस पढ़नी है वो बेसिकली दो कम्युनिटी की पढ़नी है, सोशल ग्रुप्स की पढ़नी है, दो सोशल ग्रुप्स की पढ़नी है। आओ देखते हैं। देखो यार, ये जो आजादी नाम की चिड़िया है ना, ये जो स्वराज नाम की चिड़िया है, ये सबके लिए एक जैसी नहीं थी। किसी को ये दूसरे रंग की दिखती थी, किसी को दूसरे रंग की दिखती थी। सब लोगों की अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन थी। आजादी के बाद क्या होगा ये किसी को नहीं पता था। तो जो भी सोशल ग्रुप्स थे ना, जो अभी तक दबे हुए थे, ऑप्रेस थे, या फिर अपने आप को एलिनेटेड फील कर रहे थे मोस्टली कांग्रेस की वजह से, तो उनके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आने लग गया था कि क्या आजादी के बाद भी उनको उनका हक मिलेगा या नहीं। क्योंकि आजादी के बाद जाहिर सी बात है अभी कांग्रेस जीत रही है, तो आजादी के बाद भी कांग्रेस जीतेगी। अब जिन लोगों को कांग्रेस से दिक्कत है वो चाहेंगे कि आजादी थोड़ा देर से मिले, या फिर हमें कोई गारंटी दे दो कि हमें रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, ठीक है। अगर कांग्रेस अभी इन्हें एलिनेट करके रख रही है, अभी इनको इनके हक, इनके मुद्दे का काम नहीं कर रही है, तो पता है कि हाँ आजादी के बाद भी हमारे हक और मुद्दे का काम नहीं होगा। तो ऐसी कम्युनिटीज जो ये फील कर रही थी कि आजादी मिलने के बाद में हमें हमारा हक नहीं मिलेगा, उन्होंने सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट नहीं किया। समझ में आया कि नहीं? आ गया। कौन कौन सी कम्युनिटीज थी? मेजर दो कम्युनिटीज के बारे में हम लोग को पढ़ना है, दलित और मुस्लिम। एक एक करके देखते हैं। दलित का क्या सीन था? तो बेसिकली इंडिया में जो हमारी मैल प्रैक्टिसेस थी वो चली आ रही थी, ठीक है। तो उसमें से एक मेजर है अनटचेबिलिटी की दिक्कत। तो जो अनटचेबल्स है उन्होंने 1930s तक आते आते अपने आप को ऑप्रेस्ड क्लास और दलित कहना शुरू कर दिया था। उन्हें लग रहा था कि कांग्रेस उनको एलिनेट कर रही है, उनसे अलग हो रही है, उनके मुद्दे नहीं उठा रही। और जो सच भी था, कांग्रेस उस टाइम पर दलित के मुद्दे नहीं उठाती थी, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि जो सनातनीज हैं, जो अपर कास्ट हिंदू हैं, वो उनसे दूर हो जाए। और जो कांग्रेस के
लीडर्स थे ना, बड़े बड़े लीडर्स, वो भी मोस्टली कंजर्वेटिव अपर कास्ट हिंदू थे। अब अगर कांग्रेस नहीं उठाएगी तो कोई और कमेटी दलित्स के मुद्दे उठाएगी। तो यहां पर आते हैं हमारे बी आर अम्बेडकर साहब। बी आर अम्बेडकर साहब डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बनाते हैं 1930 में, जिसमें वो डिप्रेस्ड क्लास, जो अनटचेबल और दलित्स को डिप्रेस्ड क्लास कह रहे हैं, उनकी मुद्दों को सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि भाई अभी के टाइम पर हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। दलित्स की क्या डिमांड थी? वो चाहते थे कि उन्हें रिजर्व सीट मिले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, वर्किंग इंस्टीट्यूशन में, और सेपरेट इलेक्टोरेट मिले। रिजर्व सीट तो तुम समझ गए होगे कि हाँ 100 में से 10 सीट रिजर्व कर दो जो डिप्रेस्ड क्लास से लोग आ रहे हैं, जो अनटचेबल लोग हैं उनके लिए। सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं समझ पाए होगे तो यार सेपरेट इलेक्टोरेट ऐसे समझो कि अभी के टाइम पर ना हमारी कम्युनिटी अलग अलग सोशल ग्रुप में बटी हुई है, हिंदू, मुस्लिम, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, ठीक है, जिसमें सब लोग बटे हुए हैं। माल प्रैक्टिसेस है लेकिन है। अब सोचो उस टाइम पर ये और भी ज्यादा थी। तो क्या होता था कि जो इलेक्शंस होते थे तो सब लोग मिलके वोट करते थे। पॉपुलेशन में सनातनी हिंदू ज्यादा थे और वोट देते थे, तो हमेशा सनातनी हिंदू जीता जाते थे। मुस्लिम की जो पॉपुलेशन थी वो भी कम थी, दलित की भी पॉपुलेशन कम थी, तो उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाता था। तो जो दलित से उन्होंने कहा कि हम लोग सबके साथ मिलकर तो नहीं जीत पाएंगे, हमें एक सेपरेट इलेक्टोरेट दो, मतलब हमें एक ऐसा इलेक्टोरेट दो, एक ऐसी जगह से हम लोगों को चुनाव लड़वाओ, ऐसे तरीके से हमें चुनाव लड़वाओ कि जहां पर हर एक कम्युनिटी अपने अपने लीडर को सिलेक्ट करे, अपने अपने लीडर को इलेक्ट करे। तो मतलब एक दलित रिप्रेजेंटेटिव खड़ा हो जिसको सिर्फ दलित लोग ही वोट करके जिताएं और फिर वो जाकर हमारी बातें उठाए। क्योंकि ये जनरल इलेक्टोरेट जहां पर सब लोग साथ मिलकर ये वोट वगैरह दे रहे हो, वहां पर तो हम लोग हार जा रहे हैं क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत कम है। इसीलिए हमें एक सेपरेट इलेक्टोरेट दो, हमारा एक अलग लीडर खड़ा करो जो हमारे दिए लोगों के वोट से ही जीते और आगे जाके हमारी बात उठाए। ऐसे ही जो माइनॉरिटीज में जो भी कम्युनिटीज है उनके लिए कर दो, दलित्स के लिए कर दो, जिससे कि उन्हें उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो खड़ा होकर आगे जाए, अपनी बातों को उठाए। अब इसमें तुम एक चीज देख पा रहे हो, सेपरेट इलेक्टोरेट में एक दिक्कत है। वो दिक्कत ये है कि जैसे ही सेपरेट इलेक्टोरेट आएगी, जो हमारी सोसाइटी है वो बढ़ जाएगी। वो बढ़ जाएगी अपर कास्ट में, लोअर कास्ट में, हिंदू में, मुस्लिम में। अब क्या होगा? अब जो हमारे लोअर कास्ट है वो अपने लीडर को इलेक्ट करेंगे, उनका लीडर खड़ा होगा और लोग बढ़ जाएंगे। इसी वजह से सेपरेट इलेक्टोरेट में यह दिक्कत थी। कांग्रेस इस बात को समझती थी और खैर कांग्रेस तो दलितों के मुद्दे वैसे भी नहीं उठा रही थी। अब ये जो रीजंस है ना, ये जो दो डिमांड्स है वो धीरे धीरे करके बढ़ने लग गए। लोग चाहते थे कि इन डिमांड्स को माना जाए। गांधी जी का इस पे क्या स्टैंड था, आओ ये देखते हैं। यार गांधी जी ना अपने बहुत प्यारे क्यूटी से आदमी थे। वो अनटचेबल्स को अनटचेबल नहीं कहते थे, वो कहते थे हरिजन, चिल्ड्रन ऑफ गॉड, हरि के जन, ठीक है, भगवान के बच्चे। वो टॉयलेट्स वगैरह साफ करना उन्होंने शुरू किया, जिससे कि ये जो अनटचेबिलिटी वाला मिथ है ना कि टॉयलेट साफ सिर्फ अनटचेबल्स करेंगे, भंगी लोग करेंगे, वो ना रहे। और गांधी जी ने कहा मैं साफ करूंगा, ऐसी कोई चीज नहीं है, कोई बुराई नहीं है। गांधी जी ने कई सत्याग्रह भी लॉन्च किए, अनटचेबल की एंट्री हो पाए टेंपल्स में और वेल्स वगैरह में पानी पी पाए अनटचेबल, उसके लिए सत्याग्रह भी लॉन्च किए। उन्होंने अपर कास्ट जो हिंदूज हैं उन्हें भी परसुएड किया कि हाँ बात मान लो, इसमें कोई बुराई नहीं है, अनटचेबल नाम की कोई चीज नहीं होती है, ये कोई सिन वगैरह नहीं है। तो गांधी जी ने अपने तरफ से तो पूरे एफर्ट्स डाले। गांधी जी अपने तरफ से एफर्ट डाल रहे थे और बी आर अम्बेडकर जी अपने तरफ से एफर्ट डाल रहे थे। बी आर अम्बेडकर जी चाह रहे थे कि हाँ रिजर्व्ड इंस्टीट्यूशंस में हम लोगों को रिजर्व सीट मिले और सेपरेट इलेक्टोरेट मिले। दोनों लोग एकदम महारथी आदमी हैं। दोनों लोग टकरा जाते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जहां पर गांधी जी गए नहीं थे इरविन पैक्ट के बाद में। तो वहां पर हमारे बी आर अम्बेडकर जी डिमांड कर देते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट का। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सबको अपनी बात रखने का मौका मिला था। तो
बी आर अम्बेडकर जी ने कहा कि नहीं, हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। और ये अंग्रेज लोग, इन्हें तो पता था डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, इन्होंने कहा ठीक है हम दे देंगे, हम तो खुश हैं, ले लो सेपरेट इलेक्टोरेट अगर तुम चाह रहे हो तो। गांधी जी को बात खल गई, गांधी जी को पता चल गया कि भाई इससे हमारी सोसाइटी बट जाएगी, डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। गांधी जी के हिसाब से अगर हम लोग बट गए तो 100 साल तक भी हमें आजादी नहीं मिलने वाली। गांधी जी गुस्सा होके आए और उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। क्या रिजल्ट आया? गांधी जी की तबीयत खराब होने लग गई और सबने बी आर अम्बेडकर जी को कहा कि प्लीज थामा, बाद में आजादी के बाद ये सब डिस्कस कर लेंगे, अभी दिक्कत हो जाएगी, अगर गांधी जी मर जाएंगे तो आजादी बहुत देर से मिलेगी या फिर क्या पता मिले भी ना। तो बी आर अम्बेडकर ने कहा कि मेरी मांगे सही हैं, मेरे साथ ट्रुथ है जो गांधी जी कहते हैं, बट क्योंकि देश को गांधी जी की जरूरत है इसी वजह से मैं अभी गांधी जी की बात मान रहा हूं। उन्होंने फिर 1932 में पूना पैक्ट साइन किया। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, बताओ 3 पॉइंट में कि है क्या पूना पैक्ट, 3 नंबर मिल जाएंगे। पहला पॉइंट, पूना पैक्ट कब साइन हुआ? 1932 में। दूसरा पॉइंट क्या रहेगा? पूना पैक्ट किसके बीच में साइन हुआ? गांधी जी के बीच में और बी आर अम्बेडकर जी के बीच में। क्या था पूना पैक्ट, ये तो बताओ। तो तीसरे पॉइंट में तुम लिखोगे प्रॉपर पूना पैक्ट था क्या। पूना पैक्ट में गांधी जी और बी आर अम्बेडकर ने डिस्कशन किया और इस बात पर आए कि आजादी के बाद और अभी के टाइम पर जो प्रोविंशियल और जो हमारे नॉर्मल काउंसिल इलेक्शंस होते हैं उसमें जो दलित्स है वो जनरल इलेक्टोरेट में ही लड़ेंगे, बट उनके लिए रिजर्व सीट निकाली जाएंगी। तो सभी लोग वोट करेंगे, सभी लीडर्स खड़े होंगे, बट कुछ कुछ जगहों पर रिजर्व सीट निकाली जाएंगी कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ दलित का लीडर खड़ा हो, उसे वोट सब लोग देंगे। इलेक्टोरेट तो जनरल ही रहेगा बट सिर्फ दलित लीडर वहां से खड़ा होगा। इससे क्या होगा कि उन्हें रिप्रेजेंटेशन भी मिलेगा और सोसाइटी है वो बटेगी भी नहीं। तो जो हमारे बी आर अम्बेडकर साहब थे उन्होंने कहा ठीक है, ओके, मैं बात मान लेता हूं। तो ये हुआ हमारा पूना पैक्ट। यहां से हम लोगों को 2 बातें समझ में आई कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में दलित्स का सपोर्ट नहीं था उतना, ठीक है। 32 में हुआ पूना पैक्ट, 30s के टाइम पर तो नहीं हुआ था, उसमें तो उन्होंने सपोर्ट नहीं किया दलित्स ने। और स्पेशली महाराष्ट्र के रीजन में जहां पर बी आर अम्बेडकर ज्यादा एक्टिव थे और दलित ज्यादा एक्टिव थे, वहां पर तो स्पेशली एकदम सपोर्ट नहीं मिला। अब बात करते हैं मुस्लिम्स की। सोशल ग्रुप है ना, तो दलित्स का हम लोगों ने देख लिया, मुस्लिम्स का देखते हैं। तो यार मुस्लिम्स ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पर खिलाफत इशू की वजह से सपोर्ट किया था। गांधी जी ने बहला फुसला के सबको इकट्ठा कर लिया था। बट अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में खिलाफत इशू की बात नहीं हो रही थी। एक दिक्कत ये थी। दूसरी दिक्कत ये थी कि जो हमारी कांग्रेस है वो यहां पर भी कचरा कर रही है। कांग्रेस कह रही थी कि हम हिंदू के, जो मोस्टली जो लीडर्स थे कांग्रेस में वो हिंदू थे, तो वो हिंदू महासभा और हिंदू रिलीजियस ग्रुप्स की तरफ ज्यादा इंक्लाइन थे। तो मुस्लिम्स को लगा कि हमें एलियनेट किया जा रहा है, हमें अलग किया जा रहा है। तो कुछ मुस्लिम लीडर जैसे मोहम्मद अली जिन्ना ने भी सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग करना स्टार्ट किया। कई मुस्लिम लीडर्स ने यह सोचना स्टार्ट किया कि आज़ादी के बाद हमें रिप्रेजेंटेशन मिलेगी कि नहीं, हमें ये माइनॉरिटी में दबा तो नहीं दिया जाएगा। तो ये काफी क्वेश्चंस उठ रहे थे मुस्लिम्स के दिमाग में, और हमारी कांग्रेस एक हिंदू पार्टी की तरह बन चुकी थी। इसी वजह से मुस्लिम लीग मुस्लिम्स की बातों को उठाने के नाम पर आगे बढ़ी और एक टाइम पर बहुत बड़ी पार्टी बन गई। इसके आने के बाद से जो मुस्लिम और हिंदू का जो डिवीजन है वो बढ़ गया। अब ये जो मुस्लिम्स की डिमांड थी कि सेपरेट इलेक्टोरेट मिले, रिजर्व सीट मिले, उन सब पर पानी फिर जाता है जब 1928 में ऑल पार्टी मीटिंग में MR जयकर हिंदू महासभा की तरफ से बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। इसी के साथ में हमें ये रीजन भी पता चल गया कि मुस्लिम्स ने क्यों सपोर्ट नहीं किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। अब यार इसी के साथ हम लोगों ने अपने पूरे चैप्टर के जो फैक्चुअल पोर्शन था वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया। अब थोड़ा सा पोर्शन और बाकी है जो हमारे पहले चैप्टर से रिलेट करता है कि जो रोमांटिक इमेजिनेशन वाली बातें थी वो इंडिया में भी तो होंगी। इंडिया, हम लोग तो महारथी हैं भाई, पोएट में, राइटिंग में, कल्चरल एक्टिविटीज में हम लोग सबसे आगे रहे। तो देखते हैं इंडिया में क्या किया गया जिससे नेशनलिज्म की भावना बढ़ाई जाए।
देखो सबसे पहले ये जो अभी तुम देख रहे हो ना, झगड़े हो रहे हैं हिंदू मुस्लिम दलित, और ये जो तुम लोग देख रहे हो कि कुछ लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो ये जो पूरा ये फ्रीडम स्ट्रगल है ना, वो धीरे धीरे शेप दे रहा है हमारे नेशन को। जो हमारे और तुम्हारे अंदर एक कॉमन आइडेंटिटी वाली फीलिंग है ना, वो कहां से आ रही है? इस स्ट्रगल के वजह से भी आ रही है कि हाँ, हमारे दादा परदादा भी साथ में लड़े थे आजादी के लिए। साथ साथ में आजादी के आंदोलन के साथ साथ में भी हमारे जो है आर्टिस्ट लोग हैं ना, उन्होंने भी कल्चरल रिवाइवल स्टार्ट किया था। देखो जो अंग्रेज लोग थे ना, वो हमें डिमीन करके रखे हुए थे पिछले 200 सालों से। उनके हिसाब से हम लोग खुद पर रूल नहीं कर सकते थे। उनके हिसाब से हमारा कल्चर बहुत प्रिमिटिव था, बहुत पुराना था। तो हमारे देश के जो राइटर्स थे और जो पेंटर्स थे और अच्छा अच्छा लिखने वाले फोकलोर आर्टिस्ट थे, उन्होंने नए नए गाने लिखने शुरू किए, नए नए पेंटिंग्स बनाना शुरू किया, जिससे कि लोगों को कल्चर का पता चले कि हाँ, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। अंग्रेजों से पहले भी हमारा इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है, उसको बताने का काम हमारे देश के आर्टिस्ट ने किया। इसमें कुछ आर्टिस्ट का नाम इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी सामने आते हैं और कहते हैं कि जैसे वहां पर जर्मेनिया और मारियान आंटी बनी है, यहां पर हम अपनी भारत माता बनाएंगे। और भारत माता की पहली इमेज हमारे सामने आती है। इसके साथ में 1870s के टाइम पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी वंदे मातरम भी लिखते हैं, और आगे चल के वंदे मातरम उनके नॉवेल आनंद मठ में भी कंपोज होती है, और आगे चल के बहुत लोग उसको सुनते हैं, गाते हैं, और आज तक हम लोग उससे अपने देश की नेशनलिज्म वाली फीलिंग लेते हैं। क्वेश्चन आता है कि बताओ आनंद मठ किसने लिखी थी, वंदे मातरम किस नॉवेल में कंपोज किया गया बाद में? तो आनंद मठ इसका राइट आंसर रहेगा। अवनींद्रनाथ टैगोर जी भी हमें देखने को मिलते हैं, जो ऐसी प्यारी सी फोटो लेके आते हैं भारत माता की हमारे सामने, जो काम कंपोज और पीसफुल है, जिसे देख के लगता है कि भाई क्या प्यारी भारत माता जी। इसके साथ साथ में कल्चरल रिवाइवल भी होता है। रविंद्रनाथ टैगोर जी सामने आते हैं और कहते हैं कि मैं तो प्यारी प्यारी कविताएं लिखूंगा, बच्चों के लिए प्यारी प्यारी राइमिंग्स लिखूंगा, जिससे बच्चे बच्चे के जबान पे भारत माता का जिक्र हो। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी भी छोटी छोटी अपनी कविताएं लिखते हैं और बांग्लादेश में पूरी फेमस कर देते हैं। इसके बाद नतेशा शास्त्री जी आते हैं, वो मद्रास में 4 बड़ी बड़ी किताबें निकालते हैं, किस नाम से? द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया। जो फोक सॉन्ग्स, जो फोक कहानियां, ये सब जो तुम लोग देखते हो ना गांव में चौपाटियों पे लोग पढ़ते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बुड्ढे बुड्ढे लोग सुनाते रहते हैं, वो सारी कहानियों को वो किताब में 4 वॉल्यूम की किताब में भर भर के लिखते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं, जिससे कि जो कल्चर हमारा मिट गया है अंग्रेजों की वजह से, वो वापस रिवाइव हो सके। इसके साथ साथ में ना हम लोग देश का झंडा भी बनाते हैं। स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पर बंगाल में हम लोग को एक झंडा देखने को मिलता है, जो कि ऐसा दिखता है। इसमें तुम लोग देख रहे हो ना, 8 लोटस बने, जो हिंदूज को, और लोटस हिंदूज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 8 प्रोविंस को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ब्रिटिश इंडिया में 8 जो प्रोविंस थे उनको डाला गया। यहां पर एक क्रिसेंट मून भी है जो मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारे गांधी जी कहां पीछे रहने वाले थे? 1921 में उन्होंने ये स्वराज झंडा निकाला, जिसमें उन्होंने चरखा बीच में डाल दिया। ये चरखा रिप्रेजेंट करता है गांधीयन आइडिया ऑफ सेल्फ हेल्प। ठीक है, तो यार इसी के साथ में हमारा जो नेशनलिज्म वाला फीलिंग है वो डेवलप किया। हम लोग इतनी लड़ाइयों के बाद में, इतने मूवमेंट्स फेल होने के बाद में, आज फाइनली एक नेशन की तरह उभरे हैं। अब यार ये जो कल्चर का रिवाइवल हो रहा है ना, इसमें एक चीज दिक्कत थी कि जो हिंदू मुस्लिम वाली बात थी वो यहां पर भी आ जाती थी, कि मोस्टली जो हम लोग रिवाइवल के लिए जो चीजें करते थे कि हम लोग इतिहास को अपने बताते थे कि हमारा गौरवशाली इतिहास रहा, उसमें हम लोग मोस्टली हिंदूज की बात करते थे। अगर हम लोगों ने भारत माता की फोटो बनाई तो हम उन्हें एज अ गॉडेस बना रहे हैं, तो बाकी भी हमारा जो हिंदू रिलीजन के गॉडेस है उनको भी हम उसमें इंक्लूड करते हैं, जैसे यहाँ पर तुम इमेज देख सकते हो। तो इससे क्या हो रहा था कि बाकी कम्युनिटीज, बाकी रिलीजन थोड़ा सा एलिनेट फील कर रहे थे, बट एट लास्ट एक देश इमर्ज हो रहा था और डिफरेंट वॉइसेस इमर्ज हो रही थी जो चाहती थी कि कॉलोनियल रूल से आजादी मिले। और फाइनली 14 जुलाई 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च होने के बाद में हमें मिल जाती है प्यारी प्यारी आजादी।
और हम लोग आजाद हो जाते हैं 15 अगस्त 1947 में। इस चैप्टर को पढ़ के तुम्हें पता चला होगा कि इतने आसानी से हमें आजादी नहीं मिली है, और थोड़ा तुम्हारा दिमाग क्लियर हुआ होगा कि आजादी किस चिड़िया का नाम है। 15 अगस्त के दिन तुम्हें और फीलिंग आएगी। वो फीलिंग लेने से पहले आओ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब आओ यार इस चैप्टर का प्यारा सा समापन करते हैं कुछ प्यारे प्यारे क्वेश्चन के साथ में। हमारे पास क्वेश्चन है, विच सेशन ऑफ कांग्रेस फॉर्मलाइज द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज की डिमांड को कहां पर फॉर्मलाइज किया गया? तो लाहौर सेशन में। किसने किया? जवाहरलाल नेहरू जी ने। इसके बाद 26 जनवरी को हम लोगों ने आजादी बनाई थी, ये भी याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन। ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, ये किसने बनाया है? तो ये पीसफुल काम डिवाइन इमेज बनाई थी अवनींद्रनाथ टैगोर ने। अब यार यहाँ पर हमारे पास एक और क्वेश्चन है इमेज बेस्ड, जो पूछ रहा है हमसे कि बताओ यहाँ पर लायन और हाथी क्या दिखा रहे हैं? तो ये हमारे देश की पावर और स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। ग्रेट। अब आप कुछ लंबे लंबे आंसर वाले क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, हाउ डिड पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज, रीजन और लैंग्वेज डेवलप अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग इन द 19th सेंचुरी इन इंडिया? ये जो अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, सेम वही है जो हम लोगों ने देखा था कि अवनींद्रनाथ टैगोर ने क्या क्या किया, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने क्या क्या किया, शास्त्री जी ने क्या क्या किया। ये सब तुम्हें प्रॉपर लिख देना। तो इसको 5 पॉइंट में कैसे लिखोगे? सबसे पहले हम लोगों ने अवनींद्रनाथ टैगोर वाला पॉइंट डाल दिया कि उन्होंने भारत माता को पेंट किया। फिर हम लोगों ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की वंदे मातरम वाले एलिमेंट को डाल दिया कि हाँ वंदे मातरम भी उन्होंने लिखा था, उन्होंने तो भारत माता की पेंटिंग भी बनाई थी, तुम ये भी लिख सकते हो। थर्ड पॉइंट में तुम क्या लिख दोगे? तुम लिख दोगे कि हमने इंडियन फोकलोर को रिवाइव करने की कोशिश की। ठीक है, हमने कल्चर को रिवाइव करने की कोशिश की। कैसे किया? मद्रास में नंदेशा शास्त्री जी हैं, उन्होंने 4 वॉल्यूम की एक प्रॉपर लंबी चौड़ी हमारी नॉवेल निकाली, जो वहां के जो फोकलोर्स हैं, जो वहां कर साउथ इंडिया के जो फोकलोर हैं उसे रिवाइव करती थी, उसे वापस लोगों तक पहुंचाती थी। हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने छोटी छोटी राइम्स, छोटी छोटी नर्सरी राइम्स बनाकर बच्चों तक पहुंचा दी। ठीक है, इसके बाद स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पर हम लोग को ट्राई कलर फ्लैग देखने को मिलता है बंगाल में। 5 पॉइंट हो गए, 6 पॉइंट मुझे लगता है हो गए। अब आओ इसी के साथ में हम लोग फाइनल क्वेश्चन अपने इस चैप्टर का देखते हैं और खत्म करते हैं इस चैप्टर को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा आ जाता है कि बताओ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में अंतर क्या था? तो हमें ऑलरेडी पता है अंतर क्या था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ था हमारे सॉल्ट लॉ की वजह से, सॉल्ट पर जो टैक्स लगे थे उनकी वजह से, या फिर तुम स्टार्ट कर सकते हो कि गांधी जी की 11 डिमांड्स ना पूरी होने की वजह से। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हमारा क्यों स्टार्ट हुआ था? तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था हमारा इस वजह से क्योंकि गांधी जी बिलीव करते थे कि इंडिया में अंग्रेज हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन है हमारा कॉपरेशन। अगर हम कॉपरेट नहीं करेंगे तो जो अंग्रेज हैं वो हमारे पास नहीं रहेंगे। इसमें खिलाफत इश्यू को भी इंक्लूड किया गया था, तुम ये भी लिख सकते हो। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या करना था? हमें कॉपरेट नहीं करना था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या करना था? हमें कॉपरेट नहीं करना था, हमें गवर्नमेंट के टाइटल, गवर्नमेंट की जॉब्स, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस को छोड़ना था, उनको बॉयकॉट करना था। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हम लोगों को बॉयकॉट तो करना ही था फॉरेन गुड्स का, लेकिन साथ साथ में हम लोगों को जो कॉलोनियल लॉज है उन्हें तोड़ना भी था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हम लोगों को मुस्लिम का बहुत अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिलता है, वहीं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हमें मुस्लिम्स का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हमें विमेंस का उतना सपोर्ट देखने नहीं मिलता है, बट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हमें क्लियर दिखता है कि विमेंस ने बढ़ चढ़कर फ्रंट एंड पर पार्टिसिपेट किया। और तुम इसके साथ में बाकी पॉइंट्स भी लिख सकते हो जो हम लोगों ने नॉन कॉपरेशन में और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पढ़े थे। अगर पॉइंट्स कम पढ़ रहे तो लिख दो कब शुरू हुआ था, कब खत्म हुआ। ठीक है, तो इसी के साथ में हमने ये चैप्टर अच्छे से निपटा लिया है। मोहल्ले में लड्डू बंटवा दो कि ये चैप्टर अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया। अगर समझ में आया है तो प्यारे प्यारे तुम नीचे कमेंट कर दो, लव यू वगैरह। ठीक है, और समझ में आ गया है तो लाइक कर दो, अपने चुटपुटिया दोस्तों को शेयर वगैरह भी कर दो। नीचे डिस्क्रिप्शन में तुम लोग को लिंक्स मिल जाएंगी, जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो तुम्हारे वर्कशीट्स हैं, इन सब की लिंक तुम्हें मिल जाएगी। पढ़ लक्ष्य ऐप की लिंक मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में
और बाकी प्यारे प्यारे सोशल साइंस का नीचे प्लेलिस्ट भी है, तुम उससे भी जाकर सारे वीडियोस बिंज वॉच कर सकते हो। कमेंट करना कैसा लगा वीडियो, ठीक है, और सारे वीडियोस में कमेंट वगैरह किया करो तो मैं अच्छा लगेगा मुझे, ठीक है। ग्रेट, इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं खत्म। जाना, जा पढ़ ले।